हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे दारा कारक को 12 राशियों के अंदर कैसे ये वर्कआउट करता है। कहाँ है वो पर्सन, कहाँ छुपा हुआ है वो पर्सन, कैसे उस पर्सन को ढूँढा जाए, कैसे समझा जाए दारा कारक को, कैसे समझा जाए रिलेशनशिप की डायमेंशंस को। एंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ फंडास बड़े शानदार फंडास हैं। फर्स्ट फंडा यही है कि हर प्लैनेट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दृष्टि को रखता है। आप सोच रहे होंगे कैसे वो दृष्टि को रखता है? जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है उस राशि से वो दृष्टि देता रहता है। हर राशि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट देती है, 3 और राशियों को देती है। कितना जस्ट सिस्टम है, न्यायप्रिय सिस्टम है कि हर राशि जो है 3 और राशियों को देखेगी। चर राशियाँ जो हैं वो स्थिर को देखेंगी, स्थिर राशियाँ चर राशियों को देखेंगी और जो द्विस्वभाव राशियाँ हैं वो और द्विस्वभाव राशियों को देखेंगी। 3 राशियों को देखना, एक राशि का 3 राशियों को देखना, 3 डिफरेंट कालों का होना, पास्ट का होना, प्रेजेंट का होना, फ्यूचर का होना। पीपल आस्क कि भाई पास्ट कनेक्शन है, बैकवर्ड लिंक है, फॉरवर्ड लिंक है या प्रेजेंट के ही अंदर कुछ हो जाएगा, इसी जीवन के अंदर कुछ हो जाएगा, इसको आप कैसे डीके से समझ सकते हैं? द आंसर इज कि हर प्लैनेट जो है वो 3 और राशियों को भी तो देख रहा होगा। अगर वो मेष में बैठा हुआ है तो वो 3 और राशियों के ऊपर अपना एस्पेक्ट लगा के बैठेगा। 5 को देखेगा, 8 को देखेगा, 11 को देखेगा। तो ये राशियाँ भी तो कुछ ना कुछ एड ऑन फैक्टर डालेंगी आपके स्पाउस के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर। एंड आई टोल्ड इन मैनी वीडियोज़ दारा कारका इज़ द प्लैनेट फॉर द रिलेशनशिप। मोस्टली ये रिलेशनशिप को ही सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट है। नहीं तो दारा कारक की दशा देख लीजिएगा। दारा कारक जिन राशियों को देख रहे हैं उन राशियों के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा भी किसी पर्सन को आपके जीवन में इस्टेब्लिश कर सकती है। इस्टेब्लिश का मतलब है किसी पर्सन को मिला देना, किसी पर्सन को आपके जीवन के अंदर आ जाना। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? उपपद लग्न की अप्रोच होती है। पीपल से कि भाई उपपद लग्न जो है वो 12th हाउस से काउंट की जाती है। अब देखिए मैरिज का मेन हाउस है 7th हाउस, तो आप उपपद लग्न को 12th हाउस से क्यों बना रहे हो? आपको 7th हाउस से बनानी चाहिए कि भाई 7th हाउस मैरिज का मेन हाउस है। तो लॉजिक तो यह है कि भाई 7th हाउस से ही आप 7th हाउस के पद को निकाल लीजिए, जैसे लगन के पद को निकालते हैं, उपपद को निकालते हैं 12th हाउस के, और वो आपके मैरिज के बारे में बता देगा। और द रियल थिंग इज 12th हाउस सिग्निफाइज योर प्रीवियस लाइफ। ये पिछले जीवन को भी इंडिकेट करता है। पिछले जीवन के अंदर हमने क्या चीज़ें करी हैं ये उन्हें भी इंडिकेट करता है। नाड़ी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जुपिटर से 12th हाउस को देख लीजिए, ये आपको ग्लिम्स दे देगा कि आपके पिछले जीवन में आपने किस तरह के कर्मास करे हैं, किस तरह के जीवन को भोगा है। तो 12th हाउस किसी भी प्लैनेट से जो होता है वो उसकी पिछली वाइब्रेशंस को सेटअप करता हुआ हाउस होता है। इसीलिए मैंने कहा था उपपद लग्न से जो संबंध आता है मोस्टली दे आर द सोल टाइप के कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, और वो एक्सट्रीम के कार्मिक कनेक्ट होते हैं। मीन्स एक्सट्रीम के, उनके अंदर कोई इफ और बट की संभावना ही नहीं है। थर्ड ये है कि उपपद लग्न और दारा कारक इनमें एक संबंध को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। कई बार होता है प्रेडिक्शन करते करते पर्सन के पास कई सारे पॉइंट आ जाते हैं। 7th हाउस आ जाता है, दारा कारक आ जाता है, 7th हाउस की आरूढ़ा भी आ जाती है, फिर उपपद लग्न भी आ जाता है, फिर उनकी नवमांश में पोजीशन आती है। तो इन सब के बीच में एक बारीक लाइन आपको सेट करनी होगी। द बारीक लाइन इज कि आरूढ़ा ऑफ द 7th हाउस एक ईयर से कम चलने वाले संबंधों को दिखाता है जिनके अंदर फिजिकल रिलेशन बनने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग पे होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पे होती हैं। दारा कारक वो एनर्जी जिसकी तरफ मैं हमेशा अट्रैक्टेड रहता हूँ, तो ये वो एनर्जी है जिसकी तरफ मैं खिंच जाता हूँ, जिसकी तरफ से वो जो पुल आता है। उपपद लग्न कार्मिक रिलेशंस को दिखाता है और 7th हाउस मैरिज का मेन हाउस है। इसी हाउस से मैरिज की पूर्ण वाइब्रेशंस जो हैं वो सेटअप होती हैं। इस तरह से इनके अंदर एक बारीक लाइन ड्रॉ की जाती है। दैन नवांशा के अंदर उपपद लग्न दारा कारक, इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाए, क्या नवमांश के अंदर हाउसेस होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर मेरा दारा कारक जो है वो मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है तो क्या वो मेरे पार्टनर के बारे में कहता है। इन सब चीज़ों को इसी सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक सीरीज़ है गाइज, अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में कुछ तो ड्रॉप करिए, कमेंट में कुछ भी लिखिए, जो आपका मन करे आप वो लिखिए कमेंट के अंदर। इससे क्या होता है कि हमें भी समझ आता है कि भाई ठीक है ये जो है ये आपको पसंद आ रहा है। सेकंड, संभावनाएं होती हैं, बिकॉज अब सभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सबके सभी कहीं ना कहीं अध्यात्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कर्मा, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो संभावनाएं होती हैं कि इन्हीं फॉर्म्स के अंदर से आपको कोई अपना पर्सन जो है मिल सकता है। तो ट्राई टू बी ओपन एंड ट्राई टू जस्ट ड्रॉप एक कमेंट करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। नाउ स्टार्टिंग इट विद द कॉन्सेप्ट से इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज दारा कार का वो प्लैनेट है जिसकी डिग्रीज बहुत ज़्यादा कम है। मैं कहूँगा जिसकी डिग्री सबसे कम है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, वो आपका दारा कारक बन जाता है। डिग्री कम होने का मतलब है कि उसने उस राशि के अंदर अभी चलना स्टार्ट करा है। एक राशि है कर्क राशि है, ठीक है। एक प्लैनेट वहाँ पे है सूर्य जिसकी डिग्री है 25 डिग्री। एक प्लैनेट है वहाँ पे चंद्रमा जिसकी डिग्री है 2 डिग्री। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा ने कर्क राशि में अभी 2 डिग्री तक की ही यात्रा को करा है।
सूर्य ने 20 डिग्री तक कर ली है। तो जब वो 20 डिग्री तक यात्रा कर गया तो वो प्लैनेट आपका आत्मकारक बन गया कि मुझे उस प्लैनेट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता जिसने अभी चलना उस राशि के अंदर स्टार्ट करा, इसीलिए उसकी तरफ अट्रैक्शन पर्सन का बना रहता है और इस प्लैनेट से हमारे कर्मास हमेशा कम होते हैं, हमेशा कम होते हैं। दारा कारक से हमारे कर्मास, कर्म हमारे इस प्लैनेट से कम होते हैं, इसीलिए ये आपको नेटफ्लिक्स और चिल टाइप का एनवायरनमेंट देता है। रिलेशंस आपको यही एनवायरनमेंट इन द स्टार्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर उनके अंदर कोई पास्ट की बैकवर्ड लिंक है तो उसमें कोई ईगो टसल्स, ईगो के इशूज़ दिखाई देंगे। फॉरवर्ड लिंक है तो ये होता है ना कि भाई इतने एफर्ट दिए, इतना कुछ करा, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ ब्रेक कर गई तो क्या वो मेंट टू थी कि भाई नहीं चलेगी या बस ब्रेक ही होगी या समस्याएं उसके अंदर आएंगी? एक्चुअली वो मेंट टू ब्रेक नहीं है, वो फ्यूचर के अंदर वापस से एक्टिवेट होगी। फ्यूचर इस जीवन के अंदर भी हो सकती है और नेक्स्ट जीवन के अंदर भी हो सकती है। तभी तो कहीं पर्सन, कोई एनर्जी आपको एकदम से कहीं से मिल जाती है, नहीं तो उसके मिलने का कोई सेंस है क्या, कोई रीज़न है? वो मिल जाना उस एनर्जी का इंडिकेट करता है कि भाई ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड लिंक से, प्रेजेंट की लिंक से, फ्यूचर की लिंक से कोई इसका कनेक्ट जो है बना हुआ है। तो दाराकार का इज़ द एनर्जी, द कॉन्सेप्ट इज दाराकार का इज़ द एनर्जी जिसके टूवर्ड मैं अट्रैक्टेड रहता हूँ, और आत्मकार का इज़ द एनर्जी जो मुझे अंदर तक समझ आती है, जिसको मैं अंदर समाहित कर चुका हूँ और मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ। ये दोनों के बीच का एक बारीक डिफरेंस है। पीपल सेज भाई राहु क्या दाराकारक नहीं बन सकता है? राहु अटैचमेंट का मूल कारक है। आप राहु को इरेज कर दीजिए, कलयुग को इरेज कर दीजिए, इक्वल सब। और केतु क्यों नहीं बनता है? केतु के पीछे कोई प्लैनेट खड़ा ही नहीं हो सकता, बिकॉज केतु इज द डिटैचमेंट, केतु इज द लिबरेशन। भाई केतु में आप मिलते नहीं हो, केतु में जब आप मिलते हो तो आप बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हो, बिकॉज केतु डिटैचमेंट है, केतु लिबरेशन है। राहु लिबरेशन नहीं है, राहु अटैचमेंट है। राहु के पीछे हर प्लैनेट खड़ा हो सकता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के तो फंडाज हैं कि राहु के आगे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके टूवर्ड पर्सन हमेशा अट्रैक्टेड रहता है, हमेशा उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, बिकॉज राहु में वो मिस्टिकल पावर है, राहु की तरफ पर्सन खिंचता है। तो राहु आत्मकारक भी हो सकता है, राहु दाराकारक भी हो सकता है। कैसे बनता है? 30 में से इसकी डिग्रीज को माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है? कॉन्सेप्ट सेम है, राहु उल्टा चलता है तो ये हर राशि में पहले जब जाता है तो ये 30 डिग्री का होके जाता है, बट 30 डिग्री के राहु का मतलब है कि ये अभी इस राशि के अंदर आया ही है जस्ट, तो इसे उस राशि के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट ट्राइंग टू, छाया प्लैनेट है एकदम से। जैसे होता है ना कि बहरूपिया भेस बनाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इस राशि के बारे में सब कुछ पता है, बट इसे पता कुछ नहीं है उसके बारे में। तो ये 30 डिग्री का, 29 डिग्री का राहु जो होता है उसको 30 में से घटाना चाहिए, तब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। अच्छा ठीक है यार, ये राहु जो है ये जस्ट अभी आया है इस राशि के अंदर, तो ये राहु मेरा दाराकारक बन सकता है। क्या रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी दाराकारक हो सकते हैं? रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी दाराकारक हो सकते हैं। देयर वाज ये मैंने एक जगह इसको पूरे संस्कृत के श्लोकास के साथ पढ़ा है कि जब भी चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट होने लग जाते हैं तो वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो रिलेशंस आपके जीवन में खींच के लेके आते हैं, डेफिनेटली लेफ्ट ओवर रिलेशंस को लेके आते हैं। द सेकंड इज प्लैनेट राहु की एनर्जी चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाती है। राहु की एनर्जी चार्ट में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पर्सन जिन रिलेशंस में जाता है उनमें 1-2 बार उसे चीटिंग का सामना करना पड़ता है। दिस हैपन्स ऑलवेज विद द रेट्रोग्रेड प्लैनेट। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या दाराकारक बन सकते हैं? निश्चित बन सकते हैं, और इनके अंदर राहु की एनर्जीज हमेशा स्ट्रांग होती है। तो अगर आप किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा, अंतरदशा के अंदर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका दाराकारक जो है एक्टिवेशन में आ जाए, एक्टिवेट हो जाए और हमें कोई संबंध जो है वो देखने को मिल जाए। बट रिमेंबर, राहु की एनर्जी प्रबल होगी, लॉन्ग डिस्टेंस बना सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई चीटिंग एंड ऑल वो आपको संबंधों के अंदर देखने को मिल जाए। तो यहाँ इस पॉइंट से हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब है नवमांश में इसकी क्या पोजीशन है कि नवमांश में दाराकारक जो है, क्या नवमांश के अंदर हाउसेज नहीं होते? का ये भी है कि भाई नवमांश के अंदर हाउसेज नहीं होते। गाइस बीपीएचएस का सिंपल सूत्र है, नवमांश के जो लॉर्ड है, नवमांश का जो अधिपति है, वो अगर केंद्रों में बैठा हुआ होगा तो मैरिज जल्दी करा देगा, त्रिकोणों में बैठा हुआ होगा तो मैरिज जो है 25 से 30 पे ले जाएगा, और अगर 6, 8, 12 भावों के अंदर चला गया तो मैरिज में डिले लंबा डाल के रख देगा। तो जब बीपीएचएस में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ केंद्र है, वहाँ त्रिकोण है, तो फिर वहाँ हाउसेज नहीं है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, ये कोई मतलब बात करने का इस पर कोई तथ्य ही नहीं है। तो वहाँ हाउसेज होते हैं, वहाँ ज़ोडिएक साइन भी होते हैं। हाँ, उसकी एक्टिवेशन अलग तरीके से होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। जैसे कि राशि तुल्य नवमांश है, नवमांश तुल्य राशि है, 64वां नवमांश लग गया कि साहब यहाँ पे आप ओवरलैप करके देख लीजिए, तो उसके अलग अलग तरीके हैं एक्टिवेशन के। बट आई थिंक दाराकारक को आप उसमें कैसे जज कर सकते हैं? आप अपने दाराकारक को अपने नवमांश की कुंडली में देख लीजिए, 6, 8, 12 ये वो हाउसेज हैं। अगर यहाँ पे वो टच कर गया या इनके लॉर्ड के साथ अगर वो बैठ गया तो मैरिज में फिर वो
मैं कहूँगा कंटिन्यू मैरिज में और रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू चैलेंजेस को लेके आएगा, निश्चित रूप से लेके आएगा। हम उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड है, हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स की तरफ वो ले जाए, किसी ना किसी रूप में वो अट्रैक्शन से ही उस चैलेंज को लेके आएगा। यू आर जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट एनर्जी। इफ मून इज योर दारा कारका, देन मून की एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो। अगर सूर्य आपका दारा कारक है तो सूर्य की एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड हो। तभी तो एक पर्सन जो होता है वो स्टेटस पावर इज नॉट द ओनली द पर्सन बट वट बिहाइंड द पर्सन, कि उसके पीछे क्या खड़ा हुआ है। अगर सूर्य दारा कारक बन गया या सूर्य कहीं भी दारा कारक से कनेक्ट हो गया तो आप ये समझिए स्टेटस पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर मून हो गया तो फिर उसके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो प्लैनेट ही आपको बता देता है कि किस एनर्जी की तरफ आपका अट्रैक्शन है। उस जोडिएक साइन से क्या पता लगता है, मैं जोडिएक साइन क्यों देखूँ। ये भी हो सकता है ना कि बस प्लैनेट ने मुझे बता दिया, अब मैं जोडिएक साइन ही क्यों देखूं। तो ये तो नवमांश का पॉइंट मैंने आपको बताया कि 6, 8, 12 के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी जहाँ से वो निकल के आ रहे हैं। मीन्स उन हाउसेज में कौन सी राशियाँ पड़ रही हैं। दैन एक निधनांशा होता है, निधन अष्टांशा भी कहते हैं, निधनांशा भी कहते हैं। द थिंग इज कि हमारी लगन कुंडली के अष्टम भाव में एक राशि आती है, ठीक है। ये जो राशि है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड राशि है इन द नवमांश कुंडली। सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई राशि है, 64वें नवमांश से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई राशि है तो ये पर्टिकुलर राशि है। इस राशि के बारे में अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट फॉल कर गया इन द D9 कुंडली कि मेरे लगन कुंडली के अष्टम भाव में एक राशि आती है साहब, इस राशि के अंदर नवमांश कुंडली में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अब ये जो प्लैनेट है इसकी दशा, इसकी सब दशा तो चैलेंजेस को लेके आएगी ही आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगी। और अगर यहाँ दारा कारक आ गया तो वो रिलेशनशिप जो है जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाली रिलेशनशिप होगी। पॉजिटिव नोट पे भी कर सकती है और नेगेटिव नोट पे भी कर सकती है, बट उसमें जो फ्लक्चुएशंस आएंगे दे जस्ट नॉट बियरेबल फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। वो ऐसे आएंगे जिसमें कि हमें बड़े 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 परिवर्तन जो है देखने को मिले। तो निधनांशा इस द राशि जो कि आपके अष्टम हाउस के अंदर आती है लगन कुंडली में। इसको आपको नवमांश में देखना है कि यहाँ पे कोई प्लैनेट तो नहीं आ गया। एक पर्सन के कंसल्टेशन में 10 द पर्सन जस्ट 35-36 ईयर की एज एंड जस्ट वरीड अबाउट द प्रोफेशन कि भाई मेरे प्रोफेशन से मेरा कोई कनेक्ट ही नहीं है। मतलब मैं मेरे करियर के बारे में कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया, मैं समझ ही नहीं पाया उसे, मेरे को समझ ही नहीं आता। एंड द ओनली रीज़न इज़ कि दशम भाव का अधिपति लगन कुंडली में उठता है, नवमांश कुंडली के इस अष्टम राशि में जाके बैठ जाता है। उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट्स वहाँ पे सेट कर जाते हैं। इतनी प्रबल राशि हो गई है ये कि फिर ये पर्सन को क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देती है, अंधेरे गहरे कुएं में डाल देती है। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड राशि है जो नवमांश में आपको देखनी चाहिए। इसमें अगर आपका दारा कारक आ गया है तो उस दारा कारक से बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा रिलेशन बनाने से पहले अच्छी दशाएं हों तभी उसके अंदर एंटर करिए, अदरवाइज़ आप जाएंगे कि भाई मैं एक बार देखता हूँ, समझता हूँ, समझ तो कुछ आएगा नहीं, और जो पहले समझ कुछ आ रहा था वो भी हाथों से निकल जाएगा। अब बात आती है मैं राशियों को क्यों देखूँ, क्यों मैं राशियों को समझूँ। मेरे पास प्लैनेट है, मुझे प्लैनेट का पता है कि ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट की एनर्जी से मैं अट्रैक्टेड हूँ, ये प्लैनेट की एनर्जी मेरे जीवन में आ जाएगी। मून है तो कोई ब्यूटीफुल पर्सन हो सकता है, शुक्र है तो भी कोई आप कह सकते हैं कि फेयर पर्सन हो सकता है, प्लैनेट सूर्य है तो पावर स्टेटस इनकी तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ, ऐसा ही पर्सन मेरे जीवन में आ सकता है। राशियाँ आपको क्या बताती हैं, राशियाँ आपको बताती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राप्त क्या करना है। और राशियों के अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो आपको ये बताते हैं कि इसे प्राप्त कैसे किया जाएगा। द वे, जैसे मेष राशि एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठी हुई है। अब मेष राशि में 3 नक्षत्र है, अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है। अश्विनी एक अलग ऑब्जेक्टिव, उसके पास एक अलग हथियार है, भरणी के पास एक अलग हथियार है, कृतिका के पास एक अलग हथियार है। तो नक्षत्र आपको हमेशा ये बताते हैं कि इस चीज़ को प्राप्त किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। राशि आपको ये बताती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, क्या मुझे ये प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त करना है। राशियों को देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये जो दारा कारक है ये एक्टिवेट कब होगा या नहीं होगा, और क्या इसे एक्टिवेट करना चाहिए, कौन सी वो स्पेसिफिक दशाएं हो सकती हैं जो मुझे हेल्प करेंगी। चर दशा का सिस्टम, आप जिस ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी में इस समय बात कर रहे हो वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स है। पाराशर जी ने कोई काम नहीं करा क्या चर कारकों के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर, वेल करा है। BPHS आप देखिए कारक अध्याय में इनके ऊपर भी करा है, बट इसको और रिफाइन करने का काम जो है महर्षि जैमिनी करते हैं, और उसके अंदर वो ऐड करते हैं कई लेयर्स को। फर्स्ट इज़ द चर दशा, की दशाओं में आप देख लीजिए जिस राशि के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है क्या उसको एक्टिवेट करने वाली कोई दशा आ रही है। सेकेंड, आपने चर दशा को नहीं देखा, अर्गला को देख लीजिए। अर्गला मीन्स क्या इसका फल मुझे मिलेगा इस राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है, या मिलेगा ही नहीं, क्या इसका फल हाथ लगेगा या नहीं लगेगा। देन थर्ड, विपरीत अर्गला।
विरोधी अर्गला जिस दारा कारक पे लग गई, जिस प्लैनेट ने उसको लगा दिया, वो प्लैनेट जब भी दशाओं में या ट्रांजिट में कुछ मूवमेंट करेगा, चेंजेस करेगा, वो पर्सन आपके जीवन से डिसअपियर करके रख देगा। तो इससे सिंपल फंडाज हैं जिससे कि संबंधों के बारे में पता लगाया जा सकता है, और ये रिलेशनशिप के फंडाज हैं, ये रिलेशन के पॉइंट हैं। उपपद लग्न, कार्मिक, इंटेंस कार्मिक कनेक्शंस, इंटेंस सोल कनेक्शंस जो हैं यूएल से चलते हैं, और ये रिलेशंस के ऊपर है, रिलेशंस के ऊपर बनी हुई व्यवस्था है। तभी दारा कारक इज जस्ट द एनर्जी जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड रहते हो। तो इतने संबंध ब्रेक होते हैं फिर भी दुनिया स्थिर है, टिकी हुई है। जब उपपद लग्न के संबंध ब्रेक होते हैं तो पर्सन जो है वो ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। ये दोनों के बीच का फ़र्क है, डिफरेंस है। तो अगर मेष के अंदर आपका उपपद लग्न का स्वामी है तो दारा कारक है, तो कौन कौन उसे एक्टिवेट कर सकता है? मेष का स्वामी उसे एक्टिवेट कर सकता है। मेष में जो प्लैनेट उच्च का होता है वो क्या करेगा? मेष राशि को लाइमलाइट में ला देगा। अब आप जब उस प्लैनेट को जो उसमें बैठा हुआ है उसको लाइमलाइट में लाओगे तो डेफिनेटली एक्टिवेशन में आ जाएगा, तो वो एक्टिवेट मोड में आ जाएगा। और इसके अंदर जो नीच का होता है वो भी इसे एक्टिवेट कर सकता है। वो कैसे करेगा? वो पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, आपको पर्सन दे देगा, बट विद चैलेंजेस। चैलेंजेस उसके अंदर बने रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। ये राशियाँ सिरोदय राशियाँ भी होती हैं, पृष्ठोदय राशियाँ भी होती है। सिर से उठती है इसका मतलब है कि जल्दी से राइज करती है, जल्दी से एक्टिवेट हो जाती हैं। और जो पृष्ठोदय राशियां हैं उनमें एफर्ट आदमी को लगाने पड़ते हैं। राशियां दिन में बली होती हैं, रात्रि में बली होती हैं, पता लग जाता है भाई दिन के अंदर ज़्यादा इसमें मैनिफेस्टेशन की पावर है, या इवनिंग और नाइट के अंदर इसकी पावर जो है राइज करती है। तो राशियों को बिना समझे, हाउसेस को बिना समझे, नक्षत्रों को बिना समझे कंप्लीट पिक्चर नहीं बनाई जा सकती। बट अगेन गाइज, जब मैं कहता हूँ इनको समझना चाहिए, इनके बीच के डिफरेंस को समझना चाहिए। पीपल ट्राई टू बी अ प्रो एस्ट्रोलॉजर जस्ट यूजिंग दिस नक्षत्र एनर्जी, बट नक्षत्र ओनली द वे कि भाई अगर इस चीज़ को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है। द ऑब्जेक्टिव राशि ही बताती है, बिन राशि के ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होते। तभी तो कृतिका नक्षत्र अश्विनी मेष में भी फॉल करता है और वृषभ में भी फॉल करता है। मेष का कृतिका आपको ये बताएगा कि मेष की एनर्जी, मेष इज ऑल अबाउट इनिशिएट करना किसी चीज़ को, वो कैसे करना है। और जो वृषभ का कृतिका है वो आपको ये बताएगा, वृषभ इज ऑल अबाउट द फैमिली वैल्यूज, अबाउट द स्टेबिलिटी, कि अगर स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है तो वो कैसे करनी है। दोनों में फ़र्क आ गया, दोनों के अंदर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, उनको प्राप्त करने का तरीका बदल गया। दारा कारक जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, सामने वाले पर्सन के चार्ट के अंदर उस नक्षत्र में इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, हो सकता है आत्मकारक उन नक्षत्रों से कनेक्ट कर जाए, हो सकता है उस पर्सन का दारा कारक उन नक्षत्रों से कनेक्ट कर जाए। सेकंड, आपका दारा कारक जिन राशियों को देख रहा है वो राशियां जो हैं आपके स्पाउस के चार्ट में, आपके पर्सन के चार्ट में इंपॉर्टेंट हाउसेज के अंदर फॉल करेंगी। सेकंड, उनके अंदर निश्चित रूप से कोई प्लैनेट जो है हो सकता है। थर्ड, उन प्लैनेटों की दशा, उन प्लैनेटों की सब दशा आप दोनों को एक संबंध के अंदर ला सकती है। थर्ड पॉइंट है कि दारा कारक जो है वो आप कह सकते हैं कि एनर्जी है जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जब समस्याएं आती हैं द फैमिली वैल्यूज़ की, भाई फैमिली जो है कनेक्शंस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही है, या फैमिली में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दारा कारक प्लैनेट को उठाइए, उसकी राशि को उठाइए जिसमें वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये लगन कुंडली में है। अपने चार्ट बना लीजिए एक D12 चार्ट, ये पेरेंट्स का चार्ट है, परिवार का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर दारा कारक को देख लीजिए, जो प्लैनेट आपका दारा कारक है वो कहाँ है और वो राशि कहाँ पे फॉल कर रही है। 6, 8, 12 में अगर आ गई है, समस्याएं देखने को मिलेंगी। 6, 8, 12 में अगर वो आ गई है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को लेके आएगी ही आएगी। उसमें फिर वो प्रॉब्लम्स रुकने की बात ही हमें नहीं करनी चाहिए। सिंपल वेज है, बहुत आसान तरीके हैं जिससे कि आप इस चीज़ का जो है पता लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक। ये दारा कारक से भी सेट होती है। हर दारा कारक एक राशि में 3 और राशियों को देखता है, और 3 राशियां जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब मैं पास्ट कहता हूँ तो मैं बैकवर्ड लिंक कहता हूँ, जब मैं फ्यूचर कहता हूँ तो फॉरवर्ड लिंक कहता हूँ। तो दारा कारक से ये पता लगाना कि ये जो रिलेशनशिप है क्या ये पास्ट से चलती आ रही है, इसके अंदर कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या ये फॉरवर्ड बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट राशि के अंदर अगर प्लैनेट केतु आपको देखने को मिल जाए, या केतु की वाइब्रेशंस अगर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, दैट केतु, लेट्स से केतु इज सिटिंग इन द मेष इन योर बर्थ चार्ट, मंगल उसका डिस्पोजिटर हो गया। अब मंगल अगर उस राशि में बैठा हुआ है, फर्स्ट राशि में, जिसे हमारा दारा कारक देख रहा है बाय राशि दृष्टि, तो हो सकता है वो संबंध जो है पास्ट से आ रहा हो, और मंगल विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसमें। लॉर्ड हनुमान जी की अगर रेमेडीज कर ले कोई पर्सन,
मंगल की एनर्जीज को चैनलाइज कर ले, तो वहाँ पे आते हुए ईगो के इश्यूज, ईगो टसल्स और ईगो के चैलेंजेस जो हैं बहुत लिमिट में आ सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इन तरीक़ों से, ये सिंपल सिंपल फंडास से आप जो है अपने दारा कारक के बारे में एक क्लियर पिक्चर बना सकते हैं। अगेन मैं वही पॉइंट रिपीट करूँगा, द प्लैनेट विद लोएस्ट डिग्रीज, जिसकी सबसे कम डिग्री हो, तो राहु की अगर डिग्री 30 है तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। यही तो इस छाया ग्रह का खेल है कि ये 30 डिग्री रख के कन्फ्यूज़ कर देता है। 30 डिग्री राहु की एक्चुअली में सबसे लोएस्ट डिग्री है, क्योंकि वो अभी उस राशि के अंदर जस्ट आया है, वो उस राशि में अभी जस्ट प्रवेश करा है, उसने अभी उस राशि को समझने की कोशिश कर रहा है। और राहु को इंक्लूड किया जाएगा, केतु को क्यों नहीं किया जाएगा? केतु के पीछे कोई ग्रह कभी खड़ा ही नहीं होता, केतु के पीछे आप खड़े हो ही नहीं सकते, बिकॉज केतु लिबरेशन है। जब वो डिसअपियर कर देगा आपको, तो आप होगे कहाँ उसके पीछे खड़े? तो केतु का कैंप ऐसा है, खाली रहता है। इसीलिए तो केतु के पास हेड नहीं है, केतु किसी से बात ही नहीं करता, बिकॉज उसके कैंप में कोई प्लैनेट ही नहीं है, बात करेगा किससे? राहु सबसे बात करने में आ गया, बिकॉज उसकी अटैचमेंट की पावर बड़ी एक्सट्रीम की पावर्स है। तो यस, ये कुछ दारा कारक के पॉइंट हैं जो हमने इस सेशन के अंदर कवर करे हैं। अब हम दारा कारक को 12 राशियों में समझेंगे। आप अपने दारा कारक को देख सकते हैं एंड सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे गाइज। तो आप चाहें तो अपनी बर्थ डिटेल्स जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसके अंदर कर सकते हैं। जो चाहें, जो मन से चाहें वो ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ उसके कॉमेंट के अंदर आपको बताना चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके टू अंडरस्टैंड भाई ये संबंध कब बना है, क्या दशाएँ चल रही हैं, क्या सिचुएशन है। वो फॉर्म आपका है, वो कॉमेंट बॉक्स आपका है, कि जो मन में आए वो बताइए। नेम किसी का भी लिया नहीं जाएगा, और चार्ट्स को फिर हम सेकंड के अंदर एनालाइज करेंगे, आराम से इसे समझने की और गहराई से कोशिश करेंगे। तो वो हम उसके अंदर करेंगे। आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर सकते हैं, कमेंट में जो चाहें आप बता सकते हैं, बट इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है कि साहब नहीं ये तो बस 10 दिनों के अंदर ही बन जाना चाहिए, इतनी जल्दी भी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के चार्ट हैं, उनमें देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इसमें चार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, नहीं तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। सेकंड सेशन में डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। आप अभी समझिए कि कैसे उसे एक्टिवेट करना है, क्या व्यवस्थाएं मेरे पर्सन के अंदर हो सकती हैं, एंड कौन कौन सी दशाएं मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। विदाउट दशाज बर्थ चार्ट मेक्स नो सेंस, बिलीव मी। दशाओं के बिना कोई सेंस ही नहीं बनाती है अलाइनमेंट। अगर आपको टाइमिंग ही नहीं पता, रेफरेंस ही नहीं पता, भाई आपने चार्ट बनवाओगे तो पहले टाइम ही तो दोगे ना, सबसे पहले मेरा जन्म किस समय हुआ। अब आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि मैं किस प्लैनेट की दशा में हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा प्लैनेट चल रहा है, समय का नहीं पता, तो मिल जाएगा पर्सन, मिल जाएगा 1000 साल बाद। अब 1000 साल तक थोड़ी इंतजार करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में कौन से वो प्लैनेट हो सकते हैं जो उसे बेटर कर देंगे, कौन से वो प्लैनेट हो सकते हैं जो उसे डाउन कर देंगे, उन्हें हमें समझना होगा। सो वी स्टार्ट विद दिस। मेष राशि में अगर दारा कारक हो तो यहाँ पर प्लैनेट 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 इन डिग्रीज के ऊपर है। इसका मतलब है वो इस राशि को समझने की कोशिश कर रहा है। इस राशि की आवश्यकता होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में। तो पर्सन जस्ट ट्राई कर रहा है कि चीज़ों को इनिशिएट कैसे किया जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको स्टार्ट कैसे किया जाए। यहाँ पर चैलेंज भी यही है और अपॉर्चुनिटी भी यही है। मीन्स चैलेंज के रूप में हो सकता है इनिशिएट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज पर्सन के लिए बन जाए कि वो चीज़ों को इनिशिएट ही नहीं कर पाता, और अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचा सकती है। उस पर्सन यहाँ पे बिट अपनी तरफ से शाई हो जाता है, वो चीज़ों को इनिशिएट करने में, आगे बढ़ाने में थोड़ा कन्फ्यूज सा दिखाई देता है। अगर ये राशि काफ़ी अच्छी तरह फंक्शन कर रही है तो इसके अंदर मंगल, सूर्य, केतु इनकी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं, और जब ये तीनों प्लैनेट एक त्रिगुट में चलते हैं तो जैसे ये एक्सट्रीम के मैस्कुलिन प्लैनेट है, इनके अंदर वो छुपना, डरना, वो एनर्जी है ही नहीं। ये बाहर निकलते हैं, चीज़ों को इनिशिएट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से आते हुए चैलेंजेस, स्पेशली फादर की तरफ से आते हुए चैलेंजेस मेन रूप में दिखाई देता है। फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम द पार्टनर साइड ये एक मेन इशू जो है वो बन के कहीं ना कहीं निकल के आ सकता है। बिकॉज सूर्य और शनि, इस राशि ने उन दोनों प्लैनेटों के बीच में फाइट करा रखी है। सूर्य को ये मजबूत कर देती है, शनि को ये डेबिलेट कर देती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फादर जो है या तो बच्चे की बात नहीं सुन रहे, बच्चा फादर की बात नहीं सुन रहा, वो इशूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, आ सकते हैं। ओवरऑल ये एक कार्मिक अलाइनमेंट है, बिकॉज किसी भी राशि से जो पिछली राशि होती है गाइस, वो उसकी कार्मिक एनर्जीज को रख के बैठी हुई होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ उपपद लगना आई टोल्ड अबाउट। तो यहाँ पर मेष से पीछे कौन है? पाइसेस है। पाइसेस मीन्स पूरी तरह से
कार्मिक ऊर्जा है, पूरी तरह से डिटैचमेंट, लिबरेशन। तो अगर ये राशि एक्सट्रीम पे चैनलाइज हो गई, आपका दारा कारक एक्सट्रीम पे चैनलाइज हो गया, तो पर्सन के मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन जस्ट बिलोंग्स टू दैट सोल कनेक्शन टाइप की एनर्जीज जो है इस पर्सन के साथ फील होती हैं। एंड एक चेंज आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर देखने को मिल सकता है। ये भी होगा कि भाई क्या चेंज आएगा, द मेन चेंजेस फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। हो सकता है इंट्रोवर्ट से आप एक्सट्रोवर्ट बन जाए, हो सकता है आप अपनी एक्सट्रोवर्ट एनर्जीज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें। कोई लोग पर्सन हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम का एक्सट्रोवर्ट है, कि बिल्कुल ही बाहर रहने एंड ऑल इन चीज़ों में विश्वास करता है, तब भी ये राशि आपको चाहिए, इस राशि की आपको हेल्प चाहिए, तभी आप उस राशि की एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। नहीं तो होगा कि भाई पार्टी एंड ऑल फ्रीक पर्सन हो, पार्टी एंड ऑल में जाने में विश्वास करते हो, पर्सन आपके जीवन के अंदर आता है एंड देन यू ट्राई टू बैलेंस इट, देन द पर्सन टेक्स यू इनटू दैट यू से सोल कनेक्शन टाइप ऑफ, या वो होता है ना आध्यात्मिक कनेक्शंस, वहाँ की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये ऊर्जा यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। फिजिकल फीचर्स में तो मेष के फिजिकल फीचर्स में सबसे प्रोमिनेंट जो होता है वो अपर बॉडी के ऊपर इसके फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा का पूरा पुल जो है वो अपर बॉडी की तरफ से आने की यहाँ पे पावर रखती है ये पर्टिकुलर राशि। और इसमें भी सबसे जो प्रोमिनेंट बनेंगे मार्क, मोल, कोई निशान, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फेस पे या अराउंड नेक यहाँ पे हो सकता है। सेकंड, इस राशि में मांदी और गुलिक और शनि तीनों ही बहुत अच्छा फंक्शन नहीं करते गाइस। तो कभी कभी यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कि भाई चाइल्डहुड में, अर्ली एज में कहीं किसी चीज़ से गिरना, ऊपर से छत पे से गिरना, ऐसा कुछ तो आपके पर्सन के साथ नहीं हुआ, बिकॉज उसने वो राशि चुनी है जहाँ पे तीनों प्लैनेट अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ को भी इंडिकेट करते हैं। तो ऊपर से नीचे गिरना चाइल्डहुड में, बचपन में चोट लगना एंड ऑल, उनकी वजह से यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाती हैं। लाइक बचपन से भी हो सकता है कोई तिल, या फिर वो बाद में डेवलप हो गया, ये हो सकता है। ओवरऑल हाइट एंड ऑल में सिस्टन से मंगल को मध्यम कद का जो है वो बीपीएचएस के अंदर कहा गया है। इस राशि को भी उसी कद के ऊपर कहा गया है। तो आई थिंक हाइट एंड ऑल में तो वो कोई बहुत बड़ा, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा चैलेंज बन के निकलेगी। हाँ, अगर सूर्य या शनि की दशाएं लगी हुई हैं तो जो पर्सन आपके जीवन में आएगा वो पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको लेके ये एक चैलेंज बन के निकले कि इसकी हाइट के साथ मेरा मैचअप नहीं हो पाता, मीन्स हाइट का इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। और द सेकेंड इज बालों के ऊपर इन दोनों प्लैनेटों का सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव सूर्य का और शनि का। तो वहाँ पे कुछ इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिनको दशाओं में सूर्य और शनि है वहाँ ये पॉइंट जो है ज़्यादा एप्लीकेबल आपको होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये राशि चैनलाइज किससे होती है? ये राशि चैनलाइज होती है सूर्य से। सूर्य जब आएगा इस राशि को ऊपर ले जाएगा तो निश्चित रूप से कोई संबंध बना सकता है। शनि जब आएगा दबा देगा इस राशि को, तो बंदे संबंधों में ब्लॉकेज लगाने की कोशिश जो है वो शनि कर सकता है। या फिर आपको ऐसी एग्जिट देगा कि भाई एग्जिट तो है लेकिन सारी दुनिया खिलाफ है, वो एग्जिट यहाँ पे शनि देने की कोशिश करता है। मंगल हेल्प कर सकता है। एंड ओवरऑल जो भी प्लैनेट होगा उसके अंदर आपको साइड उसकी मंगल और सूर्य और केतु वाली ही दिखाई देगी। चाहे चंद्रमा ही क्यों ना हो जाए, चंद्रमा ओके लाइक इमोशंस है, वीनस ओके बहुत ज़्यादा जलीय प्लैनेट है, अट्रैक्शन है, तो उसकी भी साइड में प्रैक्टिकल होना ज़्यादा आएगा, प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर ज़्यादा आएगी। भाई आप उसको इनिशिएट करिए, जस्ट नॉट लाइक कि भाई टेक्स्ट करते रहें, मैसेज करते रहें या उन्हीं चीज़ों के अंदर लगे रहें। ये राशि है इनिशिएट करने की, ये राशि है फन लविंग राशि, और मैं कहूँगा ये बाहर निकलने की राशि है। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होके अपने आप को चलाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो वो एनर्जीज आपको यहाँ से ज़्यादा कंज्यूम होती हुई निकलती हुई दिखाई देंगी। इस राशि से तीन और राशियां जो हैं दृष्ट होती हैं, दिखाई देती हैं इस राशि को। वो कौन कौन सी राशियां हैं? चर राशि है तो स्थिर को देखने की कोशिश करेगी। सो द स्थिर आर 5, 8 एंड 11। यू सी 5, 8 एंड 11 लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। अब आप ये देख लीजिए कि इनके अंदर कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस आपको आपके पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर दिखाई देगा। जितना इनके अंदर राहु आने की कोशिश होगी उतना तेजी से दारा कारक चैनलाइज होगा। जितना केतु आएगा उतना डिटैच फील करोगे, सोल कनेक्शन फील कर सकते हो। तो यही तो होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक इनसे बन जाता है। अब बात आती है कि पास्ट से मिल सकता है, प्रेजेंट में वो संबंध चल सकता है, या फ्यूचर है उसका कि भाई अब तो नहीं चलेगा बट आगे कहीं मुलाकात होगी। तो वो कैसे समझा जाए उसको हम सेकंड सेशन में समझेंगे। कुछ चीज़ें जो है सेकंड के लिए भी बचाते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो ये लाइन जो है वो पसंद आती है तो। और यहाँ पर कौन सा प्लैनेट नीच का हो रहा है? वेल स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच का हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे मून आत्म का दारा कारक होता है। व्हेन मून इज इन द मेष, बिकॉज उसके इमोशंस, द पर्सन जस्ट लाइक इमोशंस, और इतनी तेजी है कि इमोशंस बाहर निकलेंगे बहुत तेजी से, मूड स्विंग्स बाहर निकलेंगे बहुत तेजी से। तो यहाँ जो भी होगा उसमें तेजी आपको दिखाई देगी। बहुत तेज राशि जो है मेष राशि है।
तो मून यहाँ पे डेबिलेट करा है, मून की समस्या यहाँ पर्सन को महसूस हो सकती है। लियो में कोई प्लैनेट एक्सर्ट नहीं करता। एक्वेरियस राशि इज ऑफ प्लैनेट राहु, तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक अट्रैक्शन यहाँ पे है, बट राहु का अट्रैक्शन है तो बैकवर्ड लिंक हो सकती है, फॉरवर्ड लिंक डेफिनेटली बन सकती है। उसमें भी आई थिंक ये पर्टिकुलर लिंक है, या तो इसमें कभी चाइल्ड की बात आएगी, संतान पक्ष की बात आएगी, या फिर इसके अंदर जो जो होता है ना कि पैसा, उसकी बात भी किसी पॉइंट पे आ सकती है, बिकॉज राहु इन्वॉल्व हो चुका है इक्वेशन के अंदर, राहु भी है शनि भी है, तो सकाम है। मीन्स इसमें जो इनिशिएटिव पर्सन दे रहा है वो कॉज ऑफ अ रीजन दे रहा है, वो कॉज ऑफ समथिंग दे रहा है। वो ऐसा नहीं दे रहा कि बस ट्रू चीज़ों के अंदर चलते रहो ना, उसकी बिहाइंड में वो कुछ चाहता है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। राशि जो है रात्रि में बली होती है, तो मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए रात्रि के टाइम पे। और ये पृष्ठोदय राशि है, बैक से राइज करती है, फ्रंट से राइज नहीं करती है। तो इसमें अगर कोई प्लैनेट है तो अपनी दशाओं के लेटर फेज में हमेशा रिजल्ट अनलॉक करने की कोशिश करेगा। पृष्ठोदय राशि है तो हो सकता है हम किसी ऐसी राशि के साथ कनेक्ट करें जो कि सिरोदय हो, जो कि सिर से राइज करती हो, तो पृष्ठ सिर एक कंप्लीशन आपको मिल सकता है अपने पर्सन के चार्ट में। 3 राशियाँ 5, 8, 11 प्रोमिनेंट हो सकती हैं, आत्मकार का, दाराकार का, या कोई और प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है इनमें हो सकता है, तो उसको देखिएगा। दिस इज फॉर मेष, देन कवर टॉरस। वो है वृषभ राशि ना। वृषभ वृषभ कैसी राशि है? वृषभ प्लैनेट शुक्र की राशि है, फैमिली वैल्यूज़ की राशि है। चंद्रमा यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, और प्लैनेट केतु इस राशि के अंदर जो फंक्शन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। प्लैनेट केतु यहाँ के रस को नहीं पी पाते हैं। जिस राशि इज ऑल अबाउट रस पीना है, इसे इंजॉय करना है। यहाँ पे जब भी आपका दारा कारक आएगा तो उसकी डिग्रीज ऐसी होंगी, 0 डिग्री का है, 1 का है, 2 का है, 4 का है, 6 का है। तो ये डिग्रीज क्या इंडिकेट करती हैं? डिग्रीज इंडिकेट करती हैं कि अभी इस प्लैनेट ने इस राशि के अंदर चलना स्टार्ट करा है, ये इस राशि को समझना चाह रहा है, इसकी तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इस प्लैनेट को, इस राशि को। सबसे ज़्यादा पुल कहाँ से आ रहा है? टॉरस से वो पुल निकल के आ रहा है। टॉरस आपको खींचने की कोशिश कर रही है। टॉरस में कॉज मून एक्सर्ट करते हैं तो इमोशंस आपको पुल करा रहे हैं। किसी भी रिलेशन के अंदर, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, सिचुएशन के अंदर हम इमोशंस को देखने की पहले कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर जितने इमोशनल प्लैनेट आएंगे, जितने फेमिनाइन प्लैनेट आएंगे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। कम्स टू द मैस्कुलिन प्लैनेट, जैसे मंगल आ गया, शनि आ गया, तो उनकी परफॉर्मेंस टू दैट मैक्स नहीं निकलेगी, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल और इमोशनल का जो ये टच बनेगा, ये जो मिक्स बनेगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर कोई मून टॉरस में लेके बैठा हुआ है एज द डी के, तो वो पर्सन क्या होगा कि उसको इमोशंस दिखे और वो बिल्कुल उनकी तरफ कंप्लीटली डिवोट कर गया। और वहीं मंगल अगर बैठा हुआ है तो वो इमोशंस में भी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेके आता है, सो समझ के उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। बट टॉप नॉच उसका मेन जो कंट्रोल है वो मंगल के ही, वो वृषभ राशि के ही पास है, वो उस टॉप लेयर के ही पास है कि ठीक है भाई, यहाँ पे इमोशनल होना आपको दिखाई देगा, यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ दिखाई देंगी, और इस राशि के अंदर आपको इन्जॉयमेंट करने की या इन्जॉय करने की जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी अच्छी दिखाई देंगी। दारा कारक यहाँ पे आके काफ़ी हैप्पी स्टेट में रहता है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है फॉर दारा कारक का इन टॉरस राशि, टॉरस के अंदर उसका होना। टॉरस भी पृष्ठोदय राशि है, बैक से राइज करने की कोशिश करती है। तो अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है तो वो अपने आप को लेटर हाफ में खोलने की कोशिश करता है। मीन्स किसी भी दशा के मिड में या लेटर फेज में आपको अपने पर्सन के साथ जो मुलाकात है यहाँ पे हो सकती है। ये राशि जो है इवनिंग के अंदर नहीं, ये राशि आप कहेंगे कि नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। नाइट में ये बली होती है, तो यहाँ पे अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना है तो नाइट के टाइम पे करना चाहिए ओनली। एंड फिजिकल फीचर्स में देखिए, अगर रूप की आप बात करेंगे तो ये वो राशि है जिसके रूप का मतलब कोई इक्वल नहीं है इसके रूप का। इस राशि ने रोहिणी को नक्षत्र दिया है, रोहिणी नक्षत्र को अपनी राशि दी है। तो आप समझिए इस राशि के अंदर से रूप की एनर्जी, रंग रूप की एनर्जीज बहुत टू द मैक्स निकलती हैं। तो इसके अंदर किसी भी तरह से कहेंगे आप भाई लुक्स एंड ऑल बेकार होंगे, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके अंदर एक्सेप्ट किया जाए, जिसको माना जाए। लेकिन हाँ, जब इसके अंदर केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हो, नॉट दाराकार का हो गए, बस केतु यहाँ पे बैठा हुआ हो, ये राशि की वाइब्रेशन बिगड़ गई है, इसका स्वामी पीड़ित हो गया है, यही राशि जो है 6, 8, 12 हाउसेज के अंदर फॉल कर गई, लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में। तब क्या होगा? तब डीले चैनलाइज होने लग जाएंगे, डीले यहाँ पे आने लग जाएंगे। और समस्या क्या आएगी? हम इमोशंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे, जस्ट नॉट एबल टू इंजॉय नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से यहाँ डेडलॉक्स क्रिएट होने लग जाएंगे। और इन्जॉय नहीं करने का मतलब है तो फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से काफ़ी चैलेंजेस आपको बनते हुए संबंधों के अंदर, रिलेशंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। होगा एक्सेसिव वर्क आ गया, एकदम से इतना काम आ गया कि आप उसको इन्जॉय नहीं कर पाए और संबंध जो है ब्रेक हो जाएगा। तो इस राशि का बेसिक ऑब्जेक्टिव है इन्जॉय करना। इस राशि का बेसिक ऑब्जेक्टिव है फैमिली वैल्यूज़ की और फैमिली की स्टेबिलिटी की
बात करना। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इसे आगे जाके देखेंगे, तो स्थिर राशि में बैठा हुआ जो दारा कारक होता है, वो स्थिर राशियों को नहीं देखता, वो चर राशियों को देखता है। इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट चर राशियों की तरफ बराबर बना हुआ है। तो अगर कोई टॉरस में दारा कारक लेके बैठा हुआ है, तो वो चर राशियों को देख रहा होगा। 3 और ज़ोडिएक साइन्स हैं, जिन्हें वो देख रहा होगा। कौन-कौन से ज़ोडिएक साइन्स वो हो सकते हैं 3 ज़ोडिएक साइन्स के अंदर? क्या वो मेष हो सकता है? मेष नहीं होगा। कौन-कौन से हो सकते हैं? कर्क, तुला और कैप्रिकॉर्न। इन 3 राशियों को वो देख रहा है। अब तीनों राशियों को देखिए। कर्क इमोशंस एंजॉय करना, तुला मैरिज, तो मैरिज की बातें यहाँ पे हो सकती है। देन कम्स कैप्रिकॉर्न। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही कुछ होने लगेगा, कहीं ना कहीं से उठ के जो है वो बॉस नहीं, प्रोफेशन, वर्क, ये उठ के एकदम से आएगा और चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। तो वी नो द डूज एंड वी नो कि डोंट्स हैं, कि भाई इनसे हमें बचना चाहिए। कहाँ पे एक्टिवेशन हो सकता है, कहाँ पे एक्टिवेशन नहीं हो सकता, अब हम इस चीज़ को भी समझते हैं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा फंक्शन कर सकते हैं इन द फ्यूचर कम्स टू द टॉरस। टॉरस के अंदर से काफ़ी अच्छी एनर्जीज को हम पुल आउट कर सकते हैं। 3 राशियां हैं, कर्क है, तुला है और कैप्रिकॉर्न है। तो तुला और कैप्रिकॉर्न, इट मीन्स शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। शनि एक्सल्ट भी करते हैं तुला में, और सूर्य तुला के अंदर डाउन होता है। कर्क राशि जिसे आपका दारा कारक देख रहा है, मून की राशि, इमोशंस की राशि, जुपिटर की राशि, इंटेलेक्चुअल होने की राशि। तो यहाँ बैठा हुआ दारा कारका जिसका टॉरस में है, वो ऐसे संबंध चाहेगा जो कि इंटेलेक्चुअल हो, जो कि स्पिरिचुअल हो, जिनके अंदर प्रोफेशन हो, मतलब सामने वाला प्रोफेशनली स्टेबल हो, जॉब एंड ऑल के अंदर स्टेबल हो, और वो पर्सन जो है ईगो को ना लेके आए, और आप कहते हैं वायलेंस को बिल्कुल ना लेके आए, बिल्कुल अवॉइड करें। आपने वायलेंस देखा, बिगेस्ट रेड फ्लैग। ईगो देखा, बिगेस्ट रेड फ्लैग हो जाता है टॉरस के लिए। और यहाँ पर ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है। जुपिटर होगा, मीन्स स्थूल बॉडी हो सकती है, हेल्दी बॉडी हो सकती है। शनि है, लिब्रा है, तो मुझे लगता है हाइट एंड ऑल में भी इस राशि के अंदर कोई इशू नहीं है। तो फिजिकल फीचर्स के अंदर ब्यूटीफुल होना, स्थूल बॉडी, हेल्दी बॉडी देखने को मिल सकती है। एंड द थर्ड इज प्लैनेट शनि। तो हाइट में हो सकता है कि मिसमैच यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे जिस पर्सन को दशा जो है फेवरेबल चल रही है, उसको ऐसे ही कनेक्शन मिलेंगे जिनमें ये एनर्जीज जो है फेवरेबल एनर्जीज बन के निकलें। और अगर आपकी दशा ही फेवरेबल नहीं है, तो फिर ये एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, ये अलाइनमेंट भी सपोर्ट नहीं कर सकती। दशा ही पर्सन को लाती है गाइस। दशा, टाइमिंग, रेफरेंस तो आप दोगे ना भाई, मैं किस टाइम पे चल रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि टॉरस कब एक्टिवेट हो सकती है, मून में एक्टिवेट हो सकती है, टॉरस कब एक्टिवेट हो सकती है, राहु में एक्टिवेट हो सकती है, तो पर्सन को ये आ सकता है। बट कम्स टू केतु, केतु में अगर ये हुआ तो केतु सेपरेशन को सेट कर सकता है, कार्मिक कनेक्ट दे सकता है, बट एट द एंड वो किसी पॉइंट पे आके उसे ब्रेक कर सकता है, सेपरेशन वहाँ पे दे सकता है। इसमें मैनिफेस्टेशन मैंने इसीलिए कहा नाइट के टाइम पे करनी चाहिए। पर्सन से मिलने के बाद ऐसा लगेगा इस पर्सन के साथ मैंने पिछले जीवन में बहुत कुछ इनिशिएट करा है, बहुत कुछ स्टार्ट करा है। तो स्टार्टअप्स एंड ऑल डाल लेना। कई बार होता है कि मिलने के बाद स्टार्टअप्स डाल लिए, यूट्यूब चैनल डाल लिए, इंस्टा चैनल्स डाल लिए। ये क्या होता है, इट लुक्स लाइक उस राशि से 12th राशि को आप देखोगे टू अंडरस्टैंड कि भाई पिछले जीवन में हम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। मेष की ऊर्जाओं को चला रहे थे, उनके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो कि टॉरस में बैठा हुआ दारा कारक रिप्रेजेंट करता है। सेकंड सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये जो 3 राशियां देखी हैं ना इस आपके दारा कारक ने, इनमें से पास्ट की राशि कौन सी है, प्रेजेंट कौन सी है और फ्यूचर कौन सा है, आगे भविष्य क्या है उस संबंध का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड है कि अगर मिथुन के अंदर हो जाए, जमुना के अंदर हो जाए, तो मिथुन कैसी राशि है, मैथुन की राशि है। इस राशि की सबसे बड़ी पावर यह है कि गाइस इस राशि में एक पुरुष है, एक फीमेल है। फीमेल के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पुरुष के हाथ में एक हथियार है। और इस राशि में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस राशि के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस राशि में ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है कि इससे पीछे की जो दोनों राशियां हैं उनके सिंबल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें जानवर को दिखाया गया है, जिसके अंदर बैल को दिखाया गया है। तो इनके आसपास ये एक समस्या रहती है कि मिथुन में जब भी दारा कारक होगा, बैल बुद्धि टाइप के लोगों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते, जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल भी बातचीत करने की संभावना ही नहीं है, उनसे ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। और एक्सट्रीम की राशि है, एक्सट्रीम के मीन्स है यहाँ पे एक्सट्रीम के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। यहाँ पे पर्सन भी ऐसा ही मिलेगा जो आपके जीवन में अगर एक बार आ गया तो एक्सट्रीम के ही ट्रांसफॉर्मेशंस को चैनलाइज करेगा। कॉज इस राशि को आप क्या कह सकते हो, इस राशि को आप कह सकते हो कि मिथुन की जगह ये है स्कॉर्पियो, अष्टम से अष्टम है, स्कॉर्पियो से 8 नंबर की राशि है और टॉरस से 2nd नंबर की राशि है। तो इसके अंदर स्कॉर्पियो की भी वाइब है और टॉरस की भी वाइब प्रेजेंट है। और इस टॉरस की वाइब मीन्स चंद्रमा उच्च का, स्कॉर्पियो की वाइब मीन्स चंद्रमा नीच का। तो हिडन है, दिखाई नहीं देता, बट चंद्रमा बिकम्स अ बिगेस्ट आई थिंक ए टर्निंग पॉइंट इन दिस चार्ट। मून जो है एक टर्निंग पॉइंट बन के निकलेगा। मून की दशा, मून की सब दशा टर्निंग पॉइंट बन के निकलेंगे। फैमिली में भी सामने वाले की सिस्टर्स, उसकी मदर जो है टर्निंग पॉइंट बन के निकलेंगे। दे आर लाइक द डूज और द डोंट्स, दे आर सेटिंग द डूज एंड डोंट्स।
कम्युनिकेशन तो यहाँ पे होगा ही होगा, बिकॉज बुध है, बुध एट द एंड राशि तो बुध की है साहब, तो बुध मीन्स कम्युनिकेशन होगा, क्रिएटिविटी रहेगी, क्रिएटिव फील्ड के कनेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, मीन्स क्रिएटिव कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ, सेम डिज़ाइनिंग टीम के अंदर हो, सेम क्रिएटिव टीम के अंदर हो, तो वहाँ से कोई कनेक्शन चैनलाइज हो सकता है, सेम फेसबुक ग्रुप इंस्टा ग्रुप कहीं से आप मिल गए, वहाँ से कोई कनेक्शन चैनलाइज हो सकता है, वो बुध है। बट इसमें जो सेइंग है, इसमें जो कंट्रोल है वो मून लेके बैठा हुआ है, बिकॉज मून की वाइब्रेशन यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम की है। वैसे तो लगता है ना बुध की राशि है तो बातचीत हो जानी चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली इशू इज कि इस राशि के अंदर, इस राशि के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स की एनर्जी देखने को मिल सकती है इसी राशि के अंदर। कम्युनिकेशन का लगता है ऊपर से टॉप से लगता है कम्युनिकेशन बहुत कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मूड स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो फुल मून, न्यू मून, ये वो टाइम पीरियड है जिसके अराउंड अराउंड किसी पर्सन का आना, किसी पर्सन का जाना, लाइक द कॉस्मिक गेट्स जो हैं ओपन होने की कोशिश करते हैं। इस राशि में कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक जुपिटर अच्छा परफॉर्म यहाँ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब भी दारा कारक होगा तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल रिलेशंस की तरफ वो जा सकता है, बिकॉज वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है। मैथुन की राशि है एट द एंड, यहाँ पे वो बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहा है, तो बातचीतों में हो सकते हैं। बट कम्स टू जुपिटर सोसाइटी, वो यहाँ पे एक चैलेंज बन के निकल सकते हैं। जुपिटर मून ये सेम कैंप के प्लैनेट है, तो मदर साइड से वो चैलेंज बन के आ सकती है। चार्ट मैचिंग कई बार यहाँ पे चैलेंजेस हो जाती हैं। ये सब कुछ ठीक था, बट कम्स टू द चार्ट मैचिंग, कम्स टू द जुपिटर, जुपिटर जो चीज़ें हैं गाइस वो यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। राहु बहुत हेल्पफुल है, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी, टेक्निकल होना, बातचीत में विश्वास रखना, राहु हेल्पफुल है। इसका मतलब क्या है? राहु के पास फेस है, तो राहु के पास एक ही चीज़ है, वो बातचीत करता है। अब कोई कहे कि मेरे पास जमना है, दारा कारक है, मैं बातचीत नहीं करता, मैं केतु हूँ, तो बड़ी दिक्कत है साहब। तो कमेंट करना, बात करना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना यहाँ पे हेल्पफुल है। क्या वो चीज़ें हैं जो पर्सन ने पिछले जीवन में पर्सन के साथ करी हैं, पार्टनर के साथ करी हैं? 12th देख लीजिए, मिथुन से टॉरस है। टॉरस मीन्स फैमिली, तो फैमिली को इस्टेब्लिश करा है, डेफिनेटली इस्टेब्लिश करा है। तो फैमिली में भी मदर के साथ, आप सामने वाले पर्सन की मदर के साथ आपके विशेष संबंध रहे हैं। इसीलिए इस जीवन में जो मदर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का एक्सट्रीम का रोल परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स भाई तेरे से ना लेना ना देना, ना तेरा रुपया लिया ना तुझको कुछ दिया, फिर भी वो जजमेंट होता है ना कि तुम्हारा इतना जजमेंट क्यों है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिजिकल फीचर्स में मिथुन के फिजिकल फीचर्स आई थिंक यहाँ पे दोनों जो रिप्रेजेंट किया गया है, पुरुष के हाथ में हथियार है, तो अगर मेल है मीन्स आपका पर्सन, अगर आप एक फीमेल है तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ मेल यहाँ पे वो हथियार लेके बैठा हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन द बिहेवियर एग्रेशन हो सकता है, दो बुद्ध है तो कम्युनिकेशन से सब कुछ बैलेंस हो सकता है। इन द फीमेल के हैंड में वीणा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके जो पार्टनर अगर फीमेल है तो आई थिंक वहाँ पे चीज़ें ईजी हो सकती है। किसी न किसी तरह का म्यूज़िक का, सिंगिंग, डांस, इन चीज़ों का इंटरेस्ट जो है सामने वाले पर्सन को यहाँ पे हो सकता है। बट अगर मेल है सामने वाला पर्सन आपका पार्टनर, तो उस पर्सन को जो है हथियार का इंटरेस्ट, या फिर होता है ना हॉर्स राइडिंग एंड ऑल, इन चीज़ों का, एडवेंचर करने का, इनका इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये राशि वैसे भी एडवेंचर की राशि है। कहीं कहीं तो कहा है ये राशि जो है पहाड़ पे राइज करती है, पहाड़ पे बैठी हुई होती है, तो ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना एंड ऑल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे पर्सन के को ढूंढने के लिए। कब ये राशि वर्कआउट करती है, कब इस राशि के अंदर वो स्ट्रेंथ निकल के आती है, वो निकल के आती है एट डे, पावरफुल एट डे है। ये दिन के समय ज़्यादा अपनी पावर को रखती है, तो यहाँ दिन के समय चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। दिन के समय चीज़ों का होना मीन्स मिलना एंड ऑल सब दिन के टाइम में हो सकता है। एंड दिन से इवनिंग तक के टाइम को आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये राशि जो है दिन में बहुत बली होती है गाइस, दिन बली राशि है, दिन के अंदर बहुत पावरफुल होती है। तो मैनिफेस्ट जितना भी करें दिन के टाइम में ही करना चाहिए, सनराइज के से सनसेट तक के टाइम पे करना चाहिए। किन किन राशियों को ये देखती है? 3 राशियों को देखती है, 6, 9, 12, 6, 9, 12 इन राशियों के ऊपर इसकी दृष्टि है। 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। तो आई टोल्ड यू 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, इनसे ही पता लगेगा कि ये रिलेशन जो है बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, प्रेजेंट का है, क्या इस समय होगा। लेकिन इन्हीं राशियों के अंदर सामने वाले चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं। अगर आपके चार्ट में वर्गो, सैज या पाइसेस, इनके अंदर राहु बैठा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि अटैचमेंट कितना खतरनाक आएगा। और इनमें अगर केतु बैठ गया, सोल कनेक्शन लग सकता है, पिछला कनेक्शन लग सकता है, बट ईगो के इश्यूज रोके से नहीं रुकेंगे, ये एक फ़र्क है। तो और भी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। देख रहे हैं सेशन, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। 6, 9, 12 है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर
वीनस और बुध दोनों ही अपने आप में एक चैलेंज के कारण बन गए, चैलेंज के रीज़न बन गए। 6 नंबर में शुक्र नीच का, 12 नंबर में बुध नीच का, 12 नंबर में मर्क्यूरी जो है नीच का। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी समस्या इसमें फ्यूचर फॉरवर्ड कनेक्शंस में क्या आती है, 2 मिथुन की राशि है, बुध की राशि है, फिर भी कम्युनिकेशन बिकम्स द बिगेस्ट ट्रबल। यहाँ पे वो सबसे एक मेन ट्रबल बनता है। जल एलिमेंट ट्रबल बन रहा है तो मदर उधर की तरफ के फीमेल्स जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, इधर से उधर करके रख देंगे साहब। अगर हम कर्क की बात करें तो कर्क मून की राशि है और फर्स्ट गंडांत इसी राशि के अंदर आता है। यहाँ पे दारा कारक मीन्स प्लैनेट जिसकी डिग्रीज सबसे कम है मेरे बर्थ चार्ट में, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरी कर्क राशि जो है वो कैसे फंक्शन करती है। तो कर्क कॉस्मिक मदर है, इमोशंस हैं, तो इस राशि के अंदर जो भी प्लैनेट आके बैठेगा अगर उसमें फेमिनाइन साइड है तो आप ये समझिए कि इमोशंस को वो एक्सट्रीम पे रख के चलेगा, और अगर उसके अंदर मैस्कुलाइन साइड है जैसे मंगल है, शनि है, तो ये जो है प्रैक्टिकल होके चलता है, ये थोड़ा कुछ सोच समझ के चलता है। यहाँ पे अगर राहु आके बैठ गया इस राशि के अंदर तो वन थिंग कन्फर्म है कि आपका जो पर्सन है बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है, बट कम्स टू द हार्ट जब दिल की बात आएगी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हाइड करके रखेगा, छुपा के रखेगा। ये इस राशि की बेसिक आदत है, एनर्जी है, वर्कआउट करने का तरीका है। इस राशि में एक्सॉल्ट कौन करते हैं, प्लैनेट जुपिटर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट आता है वो जुपिटर के साथ अगर साइड कर जाता है तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इट मीन्स कि अगर वो इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश करता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मंगल के साथ अगर वो साइड कर गया तो बेकार हो जाएगा। सो लेट्स से मून मेरा कर्क में बैठा हुआ है, तो मून क्या है, इमोशंस है। मंगल के साथ साइड कर गए गुस्सा आता है साहब मुझे, मूड स्विंग्स होता है, और जुपिटर के साथ साइड कर गए भजन करता रहता है, गाने गाता रहता है, अच्छा वर्कआउट कर जाएगा, संबंध लॉन्ग तक चल जाएंगे। और बेस्ट रेमेडी भी यही है, जितना जुपिटर के साथ साइड करके रहोगे इस राशि में उतना प्रोटेक्टेड रहोगे। यहाँ जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो इस राशि को एक्सट्रीम पे रखता है, ऊपर रखता है। तो हमारी दशाज में, सब दशाज में जुपिटर अगर आ गया है तो पर्सन से मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और अगर मंगल आ गया बनते संबंधों को रोकने की कोशिश मंगल कर सकता है। अब इस राशि को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे समझते हैं। तो अगर हम कहें फिजिकल फीचर्स में कि भाई बॉडी पे क्या हो सकता है इस राशि का इन्फ्लुएंस, तो इस राशि को बताया गया है कि ये चेस्ट के पार्ट को और अपर बैली को जो है कंट्रोल करने वाली राशि है। वैसे तो इसका पूरा इन्फ्लुएंस जो है चेस्ट के पार्ट के ऊपर आके पड़ता है। तो जब भी दाराकार यहाँ पे आके बैठेगा, दाराकार का इज द एनर्जी जिसकी टुवर्ड पुल आता है, जिसकी तरफ खींचना आता है। तो आप समझ सकते हैं शोल्डर्स, चेस्ट, यहाँ के पार्ट से जो पुल है वो एक्सट्रीम का आता है। बेसिक फीचर्स के अंदर यही कि वो पार्ट्स हैं, बॉडी फीचर्स हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से पुलिंग एनर्जीज़ को फ्लो कराते हैं। जल राशि है तो हेल्थ पर्सन की देखने को मिल सकती है कि हेल्दी पर्सन देखने को मिल सकता है। जुपिटर के साथ अगर है तो वो ऐसा होगा जो चेयर पे बैठा रहेगा। वैसे लगता है ना कि जल राशि है तो ये क्यों मतलब घूमता फिरता नहीं है या इधर उधर क्यों नहीं होता है। द ओनली थिंग इज़ चल राशि जो है स्थिर राशियों को देखती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका एक्चुअली इंटरेस्ट तो स्थिर राशियों में है। हमें लगता है कि वो चर में बैठा हुआ है, अरे बैठा हुआ चर में उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है लेटर स्टेज इस पर्सन को समझ आए, आपके पार्टनर को समझ गया है, अच्छा ठीक है ट्रैकिंग, बाहर जाना एंड ऑल, ये भी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर अभी समझ आ चुका है वो ऐसा कर रहा है, ट्रैकिंग है, बाहर जाना, एक्सट्रोवर्ट बहुत है, मेल उसके आसपास बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आसपास फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर ऐसे हैं जो कि उसकी एज के फ्रेंड है। अगर उसकी एज के फ्रेंड है या एज में कम फ्रेंड है, एज से कम फ्रेंड एज के फ्रेंड है, तो आप समझिएगा उस पर्सन से बचिएगा, बिकॉज वो मंगल है, वो मंगल है। और गुरु ऐसा होगा कि भाई खुद की एज है 25 और बात करता 55 साल वालों के साथ, या बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे संबंध देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं। प्लैनेट जुपिटर के जब बालों की बात की जाती है तो इनके बालों को भी थोड़ा घुंघराला कहा जाता है। तो बालों पे आई थिंक बहुत 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 गहरा इन्फ्लुएंस मून का भी और जुपिटर का भी, दोनों का निकल के आता है। फेस पे भी तेज जो है इस राशि के अंदर रहता है, तो एक तरह का पुल यहाँ से आता रहता है। ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ ये राशि नहीं रह पाती है। तो आई थिंक दारा कारक अगर यहाँ पे होगा तो कॉम्प्लेक्शन जो है आपको भूरे रंग का येलोइश कॉम्प्लेक्शन, येलो के अंदर भी आई थिंक फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ ही राशि जो है परफॉर्म करती है। रेड कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसमें शनि की एनर्जी से। डिपेंड करता है कौन प्लैनेट बैठा हुआ है, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप एक्सट्रीम एक व्यू बना लें। कई होता है कि भाई मेरा तो यहाँ पे प्लैनेट है तो यही क्यों नहीं हुआ, तो एक्सट्रीम का व्यू हम ना बनाएं, बिकॉज और भी बहुत चीज़ें हैं, दशाज एंड ऑल है, वो भी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। बट हाँ, ये राशि अगर ये प्लैनेट जो हमारा कर्क राशि में है, अगर ये नवमांश में केंद्रों में बैठा हुआ है तो मैरिज में थोड़ी अर्ली होने की संभावना रखता है। त्रिकोणों में बैठा हुआ है तो थोड़ा उसमें डीले डाल देता है। और अगर 6, 8, 12 भाव में आ गया तो आप ये समझिए बहुत 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 डीले जो है डालने की ये कोशिश करता है, इनपुट करने की कोशिश करता है।
अब हमने दारा कारक को राशि में देखा है, तो कौन सी राशियों को ये एस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं ये देख रहा है? वेल ये देख रहा है, 4 राशियाँ स्थिर को देखती हैं, तो यहाँ पे स्थिर को देखा जाएगा। अब स्थिर राशियाँ कौन-कौन सी हैं? 2 नंबर की राशि स्थिर है, टॉरस, स्कॉर्पियो स्थिर है और एक्वेरियस स्थिर है। तो टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस इन तीनों को देखा जा रहा है। टॉरस और स्कॉर्पियो में राहु और मून काफ़ी फ्लक्चुएशंस लाते रहते हैं। मीन्स राहु टॉरस में अच्छा वर्क करता है, इसको और आप कह सकते हैं मून टॉरस में अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर पर्सन आने की संभावना मैक्स टू मैक्स है जुपिटर के अंदर। जुपिटर की दशा, सब दशा किसी पर्सन को ला सकती है। राहु मून की अगर दशाज में है तो संबंध ऐसे चलेंगे जैसे मूड स्विंग्स में चलते हैं, जैसे लेयर्स में चलते हैं ना, ऊपर नीचे होकर चलने वाले संबंध आपको दिखाई देंगे। और हो सकता है कि राहु मून की दशा में वो संबंध जो है परमानेंट बन जाए, बिकॉज 3 राशियां हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। हमारा दारा कारक तीनों को देख रहा है। अब 3 राशियों में अगर जितने ज़्यादा प्लैनेट होंगे उतना ज़्यादा उन एनर्जीज की तरफ हमारा अट्रैक्शन होगा, उतनी एनर्जीज हमको ये बताएंगे ठीक है ये प्लैनेट भी मेरे दारा कारक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, को प्रभावित कर रहा है। तो उन प्लैनेटों की दशा, उन प्लैनेटों का भी इन्फ्लुएंस आपको अपने पर्सन के पर्सनैलिटी के ऊपर देखने को मिलेगा। द मोर द प्लैनेट इन दीज हाउसेज द स्ट्रॉन्गर द पर्सन इज। जितने ज़्यादा इन राशियों में प्लैनेट आएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पर्सन बन के निकलेगा, उतनी उसकी इच्छाएं ज़्यादा होंगी, उतना वो ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेगा, यार इससे भी कर लेता हूँ, उससे भी कर लेता हूँ, उससे भी कर लेता हूँ, ये कनेक्शंस उसके अंदर आएंगे। और अगर ये राशियाँ आपके 12th हाउस में आ गई लट से, तो लॉन्ग डिस्टेंस के संबंध बन सकते हैं। 2nd हाउस में आ गई, फैमिली की तरफ से कोई संबंध आ सकता है। 7th हाउस में आ गई, मैरिज की तरफ वो जा सकता है। इस तरह से उसके अंदर एनर्जीज जो है इंक्रीज होती हुई चली जाती है, लेयर्स बनती हुई चली जाती हैं प्रिडिक्शन करने में। तो आई थिंक हमने तीनों राशियों को देखा है। अब इन राशियों में आप देख लीजिए, ये हम बेसिक पे लेके चल रहे हैं। सेकंड सेशन के अंदर हम इसमें और डेप्थ डालेंगे, बिकॉज इन राशियों को समझना, इनकी एक्टिविटीज़ को समझना इज़ नॉट दैट ईजी। तो यहाँ पर 3 राशियाँ हैं, 2, 8, 11 है। अब इन राशियों के अंदर अगर राहु आ गया है तो हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड द रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके फॉरवर्ड में जाने की संभावनाएं बहुत है। केतु आ गया, केतु का डिस्पोजिटर आ गया, केतु से किसी भी तरह का कनेक्ट बन गया, तो पर्टिकुलर दशा जो है एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस, एक डिस्टर्बेंस इस रिलेशन के अंदर ला सकती है। तो इज़ इट कि मेरा दारा कार का जिन राशियों में देख रहा है, क्या वहाँ राहु है, क्या वो उसकी तरफ और खिंच रहा है, या वहाँ केतु है कि साहब ये तो डिटैच होने वाला है, ये तो डिटैचमेंट को देख के बैठा हुआ है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब इस राशि की बात करें तो ये कब पावरफुल होती है? पावरफुल एट नाइट है, पृष्ठोदय राशि है और बैक से राइज करती है। तो बैक से राइज करने का मतलब है कि इस राशि के अंदर जितने भी कोई भी दारा कारक आ जाए उसके टुवर्ड हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। मीन्स इनसाइड वो बहुत चीज़ों को रखने वाले होंगे, जितना बाहर दिखाएंगे उससे 100-150% अंदर बैठा के रखा होगा। और पावरफुल एट नाइट होती है, नाइट में ये पावरफुल होती है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन अगर करें, पूजा पाठ करें, कुछ उपाय करें, तो नाइट के टाइम पे करना चाहिए। वैसे भी दारा कारक अगर नाइट की राशि में बैठा हुआ है तो पर्सन का इंटरेस्ट तो नाइट में रहता है, वो मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है नाइट के टाइम पे, उसका इंटरेस्ट है। दो हो सकता है उसकी वो पावर ना हो, पावर नहीं होगी वो आपकी, फिर भी आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा कि यार कुछ मिस्टिकल है इसमें, कुछ यहाँ पे करना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पे आता रहता है। अगर हम लियो की बात करें कि भाई मेरा डी के जो है वो लियो में बैठा हुआ है तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, वेल दाराकार का वो एनर्जी जिसकी तरफ हम अट्रैक्टेड रहते हैं, खिंचे हुए रहते हैं, पुल आता है जहाँ से, और 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह का वो प्लैनेट होता है। अब यहाँ पे वो लियो में है। लियो कैसी राशि है? लियो प्रैक्टिकल, आई थिंक प्रैक्टिकल लिबरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इमोशनल लिबरेशन हो चुका है, पहला गंडांत क्रॉस हमने कर लिया कैंसर टू लियो में। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें जब भी दारा कारक आएगा वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेगा, उसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आती हुई आपको दिखाई देगी कि भाई थोड़ा यहाँ पर्सन जो है प्रैक्टिकल हो रहा है, बुद्धि लगाता है, एनालिसिस करता है, समझने की कोशिश करता है, एंड देन कम्स टू फाइनल पॉइंट। उसके बाद वो फाइनल पॉइंट पे मूव करता है। इस राशि के लॉर्ड हैं सूर्य। अब मान लीजिए यहाँ चंद्रमा दारा कारक आ गया, बन के बैठ गया, तो सूर्य उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। सूर्य इन्फ्लुएंसिंग द मून मीन्स द स्टेटस, द पावर। इमोशंस के अंदर भी वो होगा लड़ाई कि मेरे इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, या फिर आई एम द इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन और यू आर द इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो ये डोमिनेंस यहाँ पे चलता रहता है नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में ये राशि गाइस वन ऑफ द बेस्ट राशि है, बिकॉज ये नवम से नवम है। मतलब इसको कह सकते हैं आप सैजिटेरियस से 9 नंबर आगे है ये राशि, और जेमिनी से 3 नंबर आगे है ये राशि। तो इसमें जब भी दारा कारक होगा, अगर पर्सन अपना एफर्ट डाले, और उसको मुझे लगता है ये डालना पड़ेगा, तो एफर्ट डालने के बाद भी भाग्य के समर्थन से, भाग्य की सपोर्ट से ही कोई संबंध आगे जा सकता है। और उसमें भी फादर का सपोर्ट, कल्चर, रिलीजन का सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। इस राशि में आई थिंक बहुत स्केप्टिकल होकर रहना चाहिए, बिकॉज ये राशि
उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। दो फिफ्थ हाउस में आती हैं, कालपुरुष की कुंडली में फिफ्थ हाउस में आती है, बट फिर भी यहाँ चीटिंग की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। और चीटिंग इन द सेंस है कि आपने एफर्ट दिया और उनका कोई रिटर्न आपको नहीं मिला, या कोई पर्सन आया और आपके से सब कुछ ले गया, सब कुछ आपके जीवन से निकाल के ले गया। वो इस राशि के अंदर कई बार देखने को मिलता है। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बेकार लग रहा होगा, बट दिस इज द रियल फैक्ट अबाउट फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पूर्ण समर्पण का भाव है। तो यहाँ पे आपका तारा कारक जिस राशि में आया है वो समर्पण की राशि है, डिवोशन की राशि है। संबंध चलेगा, डिवोशन से चलेगा। बेस्ट ये है कि उधर की साइड से फादर की, अपने तरफ से फादर की या रिलीजन की जो परमिशन है वो पर्सन को मिल जाए, या वो होनी चाहिए। कहाँ कहाँ ये एक्टिवेट हो सकती है? पंचम भाव, एजुकेशन के टाइम पे ये एक्टिवेट हो सकती है। कोई संबंध रह सकता है एजुकेशन, मतलब जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं कोई संबंध बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। कॉज ये 9th से 9th है। आई थिंक अगर पर्सन ट्रैवल भी करेगा तो भी कोई संबंध की संभावनाएं हो सकती हैं। अध्यात्म में जितना पर्सन इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, या फिर कोई यज्ञ या हवन करे, इसमें बेस्ट रेमेडी भी यही है। मैरिज को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, रिलेशन को सस्टेन करने के लिए यज्ञ या हवन करने चाहिए, ताकि वो जो चीटिंग्स हुई हैं उनके बैड इन्फ्लुएंस को आपके जीवन से निकाला जा सके। तो वो करने से चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। या यज्ञ या हवन कहीं हो रहा है, आप वहाँ पे जा रहे हैं और वहीं किसी पर्सन से मुलाकात, टेम्पल की राशि है, टेम्पल्स के अंदर किसी पर्सन से मिलना, तो ये इस राशि के अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा कि भाई यहाँ हो सकता है। ये पावरफुल होती है दिन में, ये दिन के समय बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन टाइम भी जो है दिन का टाइम बन जाता है, एंड मीटिंग्स एंड ऑल के टाइम भी जो है वो पावरफुल एट डे है, तो दिन के टाइम बन जाते हैं। सिरोदय राशि है, सिर को सबसे पहले उठाती है, तो सामने वाला पर्सन माइंड का यूज़ भी करता हुआ दिखाई देगा और आपको हेड स्ट्रॉन्ग भी मिलेगा, कि मतलब उसका दिमाग जो है, पर्सनालिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपको हमेशा 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 दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ दिस सूर्य। राशि का ऑब्जेक्टिव होता है, इस राशि में दारा कारक आया है तो क्या वो करना चाहता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज द पर्सन जस्ट ट्राइंग टू, कि अपने आप को इमोशनली लिबरेट करे, इमोशनली अपने आप को लिबरेट करे, इमोशन से बाहर निकले। तो यहाँ पर सामने वाले पर्सन के चार्ट में आप उठा के देखेंगे, हमेशा चंद्रमा जो है पीड़ित मिल सकता है, चंद्रमा मेलेफिक मिल सकता है, मतलब पीड़ित हो गया भाई साहब यहाँ चंद्रमा। दिक्कत क्या आई कि आपका पर्सन जस्ट एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है कि मैं इमोशनली लिबरेट होना है, मुझे इमोशंस से, मुझे मुझे अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ये एक समस्या यहाँ पे बन जाती है। तो इमोशनल फाइट मैक्स की अगर मैं कहूँगा तो लियो के अंदर हाँ हो सकती है, महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देती, हो क्यों रही है, बट होने का मेन रीज़न इज़ दिस, ये ऑब्जेक्टिव है, ये उसने एक ऑब्जेक्टिव ले रखा है। वैसे बातचीतों में आगे चिल्ड्रंस की बात होना, एजुकेशन की बात होना, इंटेलेक्चुअल बात होना, वो काफ़ी 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 ज़्यादा ईजी है, एंड आई थिंक एक एडवाइस गिविंग रोल भी हो जाता है, बिकॉज लियो राशि वो है जिसको हमेशा एडवाइस चाहिए जुपिटर की। तो यहाँ पर एडवाइस लेना देना, एडवाइस देते रहना सामने वाले पर्सन को, और आप एडवाइस दे रहे हैं, आप कोई कंसल्टेशन का वर्क कर रहे हैं, कंसल्टेंसी एंड ऑल इनके अंदर है, फिर किसी पर्सन का मिल जाना, वो भी आपको प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई देगा। मैं कहूँगा पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशन को सेटअप रखना चाहिए। जितना आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होगा उससे ही कहीं पर्सन आपसे टकरा सकता है, बिकॉज केतु का एक ही आदत है। और वैसे भी यहाँ पे जो नक्षत्र आ रहा है अब मघा है, मघा मीन्स स्टेटस पावर। तो स्टेटस पावर इसकी तरफ अट्रैक्टेड पर्सन होगा ही होगा, कोई पॉइंट नहीं है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। तो उसे पसंद ना हो मीन्स वो नहीं चाहेगी इंजॉय करना, बट फिर भी वो अट्रैक्टेड होगा जिसके चार्ट में ये है वो पर्सन। तो स्टेटस की तरफ, पावर की तरफ, और वो अगर आपको किसी पोस्ट से मिलती है, किसी काम को करने से मिलती है, लाइक यू आर द मास्टर ऑफ अ वर्क, वो आपको कंटिन्यूस करना चाहिए, उसी वर्क में रहना चाहिए, उसी से किसी पर्सन की मुलाकात की संभावनाएं प्रबल यहाँ पे हो सकती हैं। ओवरऑल ये राशि आपको स्थिर लग रही है तो ऐसा लगे ना पर्सन बहुत स्थिर है, बट ये राशि देख एक्चुअली 4 राशियों को रही है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता हुआ पर्सन, समटाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस वाले, समटाइम्स फॉरेन ट्रेवल वाले, समटाइम्स डिफरेंट सिटी में रहने वाले यहीं पर मिल सकते हैं। दो लगती स्थिर राशि है। क्यों होता है ऐसा? लियो देख रही है 3 राशियों को, किन किन को देख रही है? 1 7 10 को। 4 को नहीं देख रही, 4 इसके बगल में आती है, उसको नहीं देखेगी। इसीलिए मैंने कहा ना चंद्रमा से ही तो दिक्कत है। 1 7 10 को देख रही है, तो 1 7 10 तीनों में मूवमेंट है, तीनों में इधर से उधर भागना है। 1 नंबर, 7 नंबर, सूर्य उच्च सूर्य नीच, शनि उच्च शनि नीच। क्या इशू देखने को मिलेगा? या तो फादर से इश्यूज देखने को मिलेंगे, फैमिली लाइफ में चाइल्डहुड परेशान दिखाई देगा आपके पर्सन का, हो सकता है उसको जो है वो प्रोफेशन में इश्यूज आपको देखने को मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का होना या फिर जस्ट रिलेशन बनने के बाद मैरिज की बातें होना क्वाइट कॉमन है, क्वाइट कॉमन है, बहुत कॉमन है इस राशि के लिए उन चीज़ों का होना। तो ये एक चीज़ हुई। और हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? स्ट्रॉन्ग मंगल है, मुझे लगता है कि काफ़ी वो होता है ना स्टबबॉर्न टाइप का, या जो मैस्कुलिन टाइप का पर्सन है वो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बिल्ड में तो इस राशि में बिल्ट इस राशि का बिल्कुल शेर की तरह है। कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स पर्सन में जरूर विजिबल होंगे जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड भी रहोगे, और जो बिल्कुल शेर की तरह है, मीन बिल्कुल ही शेर की तरह उसकी स्ट्रेंथ है। स्टमक पार्ट, द बैली एरिया के ऊपर बहुत
गहरा इन्फ्लुएंस लगा के बैठती है ये राशि, तो आप कह सकते हैं कि उस उधर उन पार्ट्स की तरफ जो पर्सन का इंटरेस्ट है मीन्स आपका खुद का, वो बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है सामने वाले के अंदर भी वो आपको देखने को मिल जाए। ओके, दिस इज़ द थिंग जस्ट पुलिंग मी आउट। हेयर रिलेटेड इश्यूज क्वाइट कॉमन हो जाते हैं, कॉज सूर्य उच्च सूर्य नीच, और आपका पर्सन उन राशियों को देख रहा है, वो उन राशियों को देख रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद इनिशिएट कुछ नहीं करेगा, वो आपसे डिमांड करेगा भाई कुछ इनिशिएट करो, कॉज वो उन राशियों को देख रहा है जो इनिशिएशन की राशियाँ हैं, जो सब कुछ इनिशिएट करती हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैरिज करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये फंडास इस राशि के प्रोमिनेंट फंडास हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे आपके धारा कारक को। अब भी आगे ये देखेंगे कि ये संबंध जो है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये आ कहाँ से रहा है, ये जा कहाँ रहा है, क्या इसमें हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइए भाई ठीक है इसके ऊपर कुछ बनाओ, हमें कुछ देखना है उसके बारे में। अब एनालिसिस को देख लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे। और राहु अगर आपका 1 7 10 के अंदर है सिटिंग, द धारकार का इज इन द लियो 1 7 10 हैविंग प्लैनेट राहु, इट मीन्स योर पर्सन इज जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड योर प्लैनेट राहु एनर्जी, ट्राइंग टू टेक इट टू फॉरवर्ड। और अगर उन्हीं राशियों में केतु आ गया तो वहाँ से धाराकार ये जो है प्लैनेट, ये कुछ सेपरेशन, कुछ डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश कर सकता है। चलना स्टार्ट करा है 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री। मूल ऊर्जा इस राशि की प्लैनेट बुध के पास, बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है और बुध की उच्च की राशि भी है, दोनों चीज़ों के अंदर फर्क है। एंड ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस है ये राशि, प्रैक्टिकल राशि है, क्रिटिकल एनालिसिस करती है, चीज़ों को सोच समझ के उनके अंदर आगे बढ़ती है। और मूल रूप से ये काल पुरुष की कुंडली के 6th हाउस के अंदर आती है, तो इसके अंदर 6th हाउस की वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है। 6th हाउस प्रारब्ध का हाउस है, तो जब भी कोई प्लैनेट इसके अंदर आता है वो फिक्स हो जाता है, ये राशि उसे फिक्स कर देती है। ये राशि कहती है भाई तुम्हारे अंदर वो फिक्स होने की एनर्जी जब अब है, आ चुकी है। और यहाँ जो कनेक्शंस हैं गाइज, वो अगर एक बार बिल्ड होता है, बनता है, तो फिर वो या तो लंबे समय तक चलता है, या उसका आप कह सकते हैं उसे इरेज करना इज जस्ट नॉट दैट ईजी, बिकॉज उसके अंदर प्रारब्ध की ऊर्जाएं हैं, पिछले समय से उठ के आ रहे हैं संबंध, सीधा सीधा पता लग सकता है विदाउट नोइंग इवन द पोजीशन ऑफ केतु और प्लैनेट राहु, बिकॉज प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध के अंदर स्थिर हो जाना किसी चीज़ का वो दिखाई देता है कि भाई ये मेरी लाइफ का एक बिग बिल्डिंग ब्लॉक बन के निकल आया है, ये स्थिर हो रहा है। अब यहाँ पर बुध की एनर्जी आपको किस तरह से प्रभावित करेगी, आपके धारा कारक को कैसे प्रभावित करेगी। अगर आप बुध के साथ खड़े हुए हैं जो कि बुद्धि का बहुत यूज़ करता है, तो संबंध मुझे लगता है कि फेवरेबल हो सकते हैं, थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर आप शुक्र के साथ चले गए जो कि यहाँ पे डिवोशन का प्लैनेट है, जो कि डिवोट हो जाता है, जो जो कहता है ना सोचूंगा ना समझूंगा सीधा डिवोट कर जाऊंगा, वो प्लैनेट चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जितना बुद्धि के साथ कोई प्लैनेट खड़ा हो सकता है, जैसे मंगल, शनि, ये वो प्लैनेट है जो कि बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल होने में, क्रिटिकल एनालिसिस में। चंद्रमा ये बिलीव नहीं करता, शुक्र ये बिलीव नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ धारा कारक हैं जो बहुत अच्छे फंक्शन कर सकते हैं, बट कम्स टू मून, वीनस, फेमिनाइन प्लैनेट्स, वो थोड़े परेशान स्थिति में इस राशि के अंदर आ जाता है। द पर्सन जस्ट ट्राई करता रहता है हर रिलेशन के अंदर, हर संबंध के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर बैलेंस कैसे करूँ मैं अपने इमोशंस को, अपने वाटर के फ्लो को एंड अपनी प्रैक्टिकलिटी को, इनको बैलेंस कैसे करूँ, ये एक इशू बन के बाहर निकल आता है। ये राशि किन राशियों को देख रही होगी, ये राशि देख रही होगी तीनों और द्विस्वभाव राशियों को, डुअल ज़ोडिएक साइंस को। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। तो 3 नंबर बुध की एनर्जीज अगेंस्ट, 9 नंबर गुरु की एनर्जी, 12 नंबर शुक्र की एनर्जी, तीनों राशियों के ऊपर इसकी दृष्टि है, तीनों की तरफ इसका देखना है। सो ये पर्सन वांट्स फ्रॉम यू कि भाई आप कम्युनिकेशन भी करें, मिथुन आप सहज इंटेलेक्चुअल भी हों, और फैमिली एंड ऑल सबका सपोर्ट अपनी तरफ से लेके आएँ। एंड पाइसेस लिबरेशन दे दें, मोक्ष दे दें, उसको चीज़ों से, समस्याओं से बिल्कुल डिटैचमेंट ला के देते हैं। तो जब भी किसी पर्सन से मिलोगे वो किसी न किसी फंडे के अंदर अलझा हुआ होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टॉपेज आई होगी और उसको बहुत समस्याएं आ रही होंगी, मिथुन को चैनलाइज करने में, सहज को चैनलाइज करने में, भाग्य को चैनलाइज करने में, ये उसके साथ आती हुई समस्याएं हैं। तभी तो वो इन 3 राशियों को देख रहा है ना, वो कह रहा है कि भाई मुझे ये 3 एनर्जीज ला के दे दो, मेरी दृष्टि इन तीनों के ऊपर है, तो वो ये 3 एनर्जीज आपसे चाहता है। अब आपके अगर चार्ट में काफ़ी प्लैनेट्स मिथुन में, सहज में या फिर पाइसेस में है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे पर्सन का जो सामने वाला मिलेगा उसकी डिमांड बहुत है, उसको चाहिए बहुत कुछ। और अगर यहाँ ज़्यादा प्लैनेट्स नहीं है तो ओके, माना जा सकता है कि एक 50-50 पे ये संबंध जो है वो चल सकते हैं। आपको देखना चाहिए किस तरह के प्लैनेट है, क्या वो अच्छा कनेक्ट बना रहे हैं मेरे धारा कारक से या नहीं बना पा रहे हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करो तो बुध के फिजिकल फीचर्स में बालों का बहुत प्रभुत्व है, बिकॉज इस प्लैनेट के लिए सीधा कहा गया है कि घुंघराले बालों को ये रखता है। तो सीधा तो आप नहीं कह सकते घुंघराले बाल, बट हाँ बालों में
उससे वो जो अट्रैक्शन है वो बुध के हमेशा निकलता रहता है। यंग प्लैनेट है, चाइल्डहुड की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इस प्लैनेट के पास हैं, तो प्लेफुल एक पर्सन जो दिखाई दे सकता है। आप कह सकते हैं रेनबो टाइप की एनर्जी रख सकता है कि भाई ठीक है, इसमें सतरंगी कलर्स इस पर्सन के निकलते रहते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। फीचर्स के अंदर आई थिंक द बैले का पोर्शन जो है वही यहाँ पे अट्रैक्शन की मेन एनर्जी बनती है, या मेन प्लस और माइनस फैक्टर बनता है। वही प्लस और माइनस फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे बन के निकलता है। किसी संबंध का आपके साथ कनेक्ट हो पाना या नहीं हो पाना डिपेंड्स ऑन द लोअर वैल्यू ऑफ द पर्सन। बिकॉज हो सकता है ना कहीं हेल्दी निकल गया, बहुत ऐसा फैट निकल गया जिसके साथ संबंध आपके आपको नहीं ठीक लग रही। कोई हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा है जिसके तरफ आपका पुल आ रहा है, तो वो यहाँ से सेटअप होता है बुद्ध की वजह से है। तो मैं कहूँगा कि बुद्ध इज़ नॉट अबाउट द रंग रूप, दो वो प्लानट का बहुत अच्छा रंग रूप है, बट फिर भी बुद्ध जो है वो प्रैक्टिकल प्लानट है। जितना आप इसको प्रैक्टिकल की तरफ रखोगे उतना बेटर है, जितना इमोशंस की तरफ डालोगे उतना खतरनाक है। ये वो राशि है जो सिरोदय राशि है। मीन्स यहाँ पे अगर आपका दार कारक आके बैठा हुआ है तो आपका पर्सन बहुत चीज़ों को हाइड नहीं करता। हाइड का मतलब है कि वो आपको शुरू से ही डोमिनेट करने की हो सकता है कोशिश स्टार्ट कर दे। तो और कोशिश कैसी कैसी हो सकती है कि अपने बारे में सब कुछ बताना, परिवार के बारे में सब कुछ बताना, जीवन में जो भी चल रहा है सब कुछ बताने वाली कोशिश जो है ये पर्टिकुलर राशि कर सकती है। बिकॉज ये राशि सिरोदय राशि है। ये अपने सिर को पहले उठाती है, ये अपने डोमिनेंस को पहले एस्टैब्लिश करती है कि भाई मैं भी तो यहाँ हूँ, मुझको भी तो देखो। वो इस राशि की बेसिक आदत है, ये वो राशि करती रहती है। क्या कुछ और ऊर्जाएँ हैं जो मैं देख सकता हूँ अपने पर्सन के अंदर? बुध की ऊर्जाएँ हैं, तो जितना भी हो सकता है बुध रिलेटेड वर्क की तरफ पर्सन हो सकता है कि बुध से संबंधित कामों की तरफ उसका इंटरेस्ट हो या वो जाना चाहता हो। एजुकेशन में बुध की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मिली हो, एजुकेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है डिग्रीज़ काफ़ी ऊँचे लेवल की लेके आ रखा हो आपका पर्सन, बिकॉज़ बुध एट द एंड आप उसे क्या कहोगे, भाई ये वर्गो है, मेरा धाराकार का वर्गो है। अब इसी राशि के अंदर इफ़ यू से जैसे मैंने कहा कि जिन राशियों को ये देख रहा है 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, इनमें जितनी राहु की एनर्जीज़ बढ़ती चली जाएगी उतना तेज आप अपने पर्सन की तरफ खींचते चले जाओगे। जितने केतु की एनर्जीज़ बढ़ती हुई चली जाएगी उतना दूर, उतना डिस्टेंस, उतना बाहर निकलना यहाँ से आता चला जाएगा। फिर भी ये राशि वैसे 6 नंबर की राशियाँ, 6 नंबर का हाउस, ये वो हाउसेज हैं जिसको आप मैरिज में बहुत, मैं कहूँगा इसमें थोड़ा मानना चाहिए पर्सन को कि हाँ भाई डीले आ सकता है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, बिकॉज ये वो हाउसेज हैं, ये वो राशियाँ हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल होने का बहुत ज़्यादा भूत सवार रहता है। तो प्रैक्टिकलिटी की राशियाँ हैं, सिरोदय राशियाँ हैं, दिन में मजबूत होती है। तो यहाँ किसी से मिलना भी होगा, डे टाइम पे मिलना होगा। डे टाइम पे मिलना है, इट मीन्स कि सूर्य के संबंध में, सूर्य के प्रकाश में प्रैक्टिकलिटी है। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब किसी का प्लैनेट ही ऐसा आ गया जो कि मेन प्लैनेट ही इमोशंस का है, लगन ही इमोशंस की हो गई, तो बात अलग है। देखिए गाइस, थोड़ा चेंज इधर से उधर हो सकता है बातों के अंदर। और कहाँ किस दशा के अंदर ये एक्टिवेट हो सकती है? वेल, बेस्ट टू बेस्ट मैं कहूँगा कि बुध के अंदर ये एक्टिवेट हो सकती है। 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, तो 3rd नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, तो आई थिंक बुध हेल्प कर सकता है आपको राहु हेल्प कर सकता है, जुपिटर भी इस चार्ट के अंदर हेल्प कर सकता है। बट कम्स टू वीनस समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एक्टिवेशन हो सकता है बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई इसका आप कह सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आ रही। मेल है अगर आपका पर्सन, मीन्स इफ़ यू आर फीमेल दैन द पर्सन जस्ट सराउंडेड विद फीमेल्स फ्रॉम हियर और देयर, फीमेल्स ही फीमेल्स दिखाई दे रही है, तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो कुछ एनर्जीज़ हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही है और कुछ एनर्जीज़ हैं जिनकी तरफ मैं खिंच रहा हूँ, बुध की तरफ। बुध से वो डिटैचमेंट है, बुध वो पसंद नहीं आ रहा है पर्सन को। और शुक्र जो है प्लैनेट, वो मेन समस्याओं को यहाँ लेके आ रहा है। तो शुक्र मेल अगर है सामने वाला पर्सन, तो आप यही ध्यान रखिएगा कि शुक्र उसकी सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर देता है समटाइम्स, और शुक्र उसके, आप कह सकते हैं उसके जीवन के अंदर जो फीमेल्स हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट कर देता है समटाइम्स। तो मेन इशू इन द रिलेशन कहीं ना कहीं ये शुक्र बन के निकल सकता है। अगर हम बात करें लिब्रा की, कि लिब्रा में क्या हो सकता है? दाराकार का प्लैनेट 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री राशि के अंदर अभी आया है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तुला बैलेंस की राशि है, 50-50 इक्वल शेयर रखने की राशि है। पिछले जीवन में, पिछले संबंधों के अंदर जैसे जैसे आप अपने आप को मैच्योर होता हुआ पाएंगे, देन विल फील कि भाई मेरे जो पिछले संबंध रहे हैं उसमें मैंने डिवोशन बहुत दिया है, बहुत अपनी तरफ से एनर्जीज दी हैं, इन्वेस्ट बहुत करा है, और उनकी यादें ऐसी हैं जिन्हें मैं इरेज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज लिब्रा से 12th, इससे पीछे वर्गो है, वर्गो खड़ी हुई है। तो वर्गो की एनर्जीज वो आपने बहुत ज़्यादा पिछले समय में फेस करा है, सहा है। अब हम लिब्रा के अंदर आ गए हैं, आपका पर्सन जो है वो लिब्रा के अंदर आके बैठा हुआ है, तो इस एनर्जी की तरफ, इस राशि की तरफ आपका अट्रैक्शन जो है दिखाई देता है। ये राशि फीचर्स में आप कह सकते हैं शुक्र की राशि है, तो शुक्र की जो भी राशियाँ होती हैं उनमें उनके कॉम्प्लेक्शन में, उनकी तरफ अट्रैक्शन में कोई समस्या नहीं आती है। उनके फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको अपनी तरफ पुल करा दे। कम्स टू द इंटेलेक्चुअल, कि इसके पीछे क्या है, बॉडी के पीछे
पीछे भी कुछ है या नहीं है, उसमें इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ हैं या क्या समस्या है, क्या अच्छा प्लैनेट है। लिब्रा के अंदर सूर्य नीच का, शनि उच्च का, तो ये वो राशि है जिसने फादर को डाउन कर दिया और सन को, चाइल्ड को जो है अप कर दिया, जस्टिस के प्लैनेट को अप कर दिया। तो यहाँ पर दारा कारक होना, इट मीन्स पर्सन जस्ट लुकिंग फॉर जस्टिस, उसको जस्टिस चाहिए, 50-50 का शेयर चाहिए। जिनका भी दारा कारक लिब्रा में है, लुक्स लाइक कि भाई ये जो है रिलेशन से मैरिज की संभावनाओं को बहुत प्रबल रखते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य दबा है, सूर्य में डाउन एनर्जीज आई हैं, सोसाइटी, समाज, फादर, इनके आउटलुक्स थोड़े से डिप्रेस हुए हैं और शनि उठा है, जस्टिस उठी है। तो पर्सन को ये भी लगता है कि भाई मैं किसी को चीट ना करूँ, मैं किसी को धोखा ना दे दूँ। क्या वो देगा नहीं देगा दशाओं पे डिपेंड करता है, बट एट द एंड इनो फीलिंग जो है वो यही है कि वो शनि को ना चैनलाइज कर दे। अब इस राशि की क्या वाइब्रेशन हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है? हमें लगता है ना स्थिर राशि, ये चर राशि में बैठा हुआ है तो मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा चर राशि जैसा होगा, इधर उधर मूव भी करता रहेगा ऑल द टाइम, बट योर पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड द स्थिर राशियाँ। यहाँ पे बैठा हुआ जो दारा कारक है वो स्थिर राशियों को देख रहा है। किन किन राशियों को वो देख रहा है? वो देख रहा है लियो को, वो देख रहा है स्कॉर्पियो को, नहीं स्कॉर्पियो को नहीं देख रहा है, लियो को देख रहा है, टॉरस को देख रहा है और एक्वेरियस को देख रहा है। इन तीन राशियों को देख रहा है, इन तीन राशियों के ऊपर उसकी दृष्टि है, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस, तीन राशियाँ। तो इन तीन राशियों के ऊपर जब पर्सन की दृष्टि आई है, एक एनर्जी जो है वो रिपीट कर गई, वो है टॉरस की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी, वो रिपीट कर गई। तभी मैंने आपसे कहा था कि शुक्र की समस्या तो यहाँ देखने को नहीं, आप शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो अपनी राशियों को एक बार दृष्ट कर जाता है, तो यहाँ वो शुक्र की समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। लियो को देख रही है और एक्वेरियस को देख रही है, तो लियो जो पर्सन वांट फ्रॉम यू, आप उसको सिक्योरिटी दो, लियो आके एनर्जीज़ को प्रोवाइड करो। लियो इज़ ऑल अबाउट कि भाई मेरे को आप कह सकते हैं लियो के लिए अगर थोड़ी सी मैच्योर हो जाए संबंध, तो चाइल्ड होने की, रिलेशनशिप को मैरिज में ले जाने की बहुत डिमांड यहाँ पे पर्सन आपसे कर सकता है। एंड देन द एक्वेरियस कि भाई यहाँ पे राहु की एनर्जीज़ भी बहुत प्रभावी हो रही है, तो राहु की एनर्जीज़ बहुत प्रभावी हैं। प्लैनेट सूर्य की एनर्जीज़ में मुझे दिक्कत दिखाई देती है, तो सूर्य मेन इशू बन के निकलता है, चाइल्ड प्लानिंग मेन इशू बन के निकल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही आप संबंधों की तरफ जाते हैं आपको एजुकेशन में कुछ नया आ जाता है, वर्क लाइफ में कुछ नया आ जाता है, एजुकेशन की तरफ आपको जाना पड़ता है, वो एक संबंध बन सकता है, फैमिली एक इशू बन सकती है। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो यहाँ प्लैनेट ने क्रिएट कर दिए। अगर आप दशाओं में शनि की दशा के अंदर है, सैटर्न की सब दशा के अंदर है, तो मैरिज को या फिर संबंध को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। मीन्स कोई पर्सन आपके जीवन में एंटर कर सकता है। सूर्य की दशा में है, बनते हुए संबंध रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, उनमें रुकावट आ जाएगी। सूर्य की दशा, सूर्य की सब दशा, ये उस काम को कर सकती है। ओवरऑल फीचर्स में आई थिंक ये जो लिब्रा है, लिब्रा के अंदर बेस्ट तो यही है कि इक्वालिटी इसके अंदर रहनी चाहिए। तो फीचर्स में बाहर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पुल आपको देखने को मिलेगा दैट जस्ट वो कहीं ना कहीं फिजिकल पुल इसमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज इसमें वो एनर्जीज हैं। तो ये आप कह सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स को तो रिप्रेजेंट नहीं करती, वो स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंटेड है, बट हाँ इसकी तरफ वो पुल जो है वो बनने लग जाता है पर्सन का। तो यहाँ पे वो एक मेन पुल है जो पर्सन का आ सकता है। पर्सन लॉयल रह सकता है या नहीं रह सकता है, बिकॉज जब भी काम त्रिकोणों में दारा कारक आए तो ये सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए कि पर्सन में लॉयल्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आई थिंक लॉयल्टी यहाँ पे मिलेगी। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको उसके फादर से बड़े इश्यूज़ देखने को मिले हों, उसको फादर से, उसको संबंधों से, वो जो जहाँ पे है वहाँ पे भी उसको हमेशा यही लगता रहेगा कि ये संबंध ऐसे नहीं चल रहे, वो संबंध वैसे नहीं चल रहे, रिलेशन ऐसे नहीं चलते, रिलेशन वैसे नहीं चलते। यही उसके जो पॉइंट है बार निकलते रहेंगे। तो द पर्सन लुक्स लॉयल, और उसके जीवन में इक्वेशन कैसी बनी हुई है कि वो आपको यही बताता रहेगा कि आई एम द वन जिसने फादर मदर के संबंध चलाए, आई एम द वन जिसने आप कह सकते हैं कि इनके संबंधों को बचाया, उसके संबंध को बचाया। तो ये बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ सकती हैं। प्रोफेशन के अंदर लिब्रा तो प्ले करेगी रोल। आई थिंक सर्विस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जॉब सर्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिजनेस साइड लाइन पे होता है, सर्विस जॉब की तरफ पर्सन हो सकता है इंक्लाइंड हो। और अगर फादर के डिसीजन से पर्सन चल रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए, बच जाइएगा, बिकॉज इस राशि की सूर्य के साथ अच्छी पटती नहीं है। देख रही है ये लियो को, लेकिन उसके साथ अच्छा पटना जो है इस राशि में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कब ये पावरफुल होती है, तो पावरफुल ये है एट डे। लगता है ना कमाल की बात, एट डे पावरफुल है। सूर्योदय राशि है, सिर से उठती है, फ्रंट से राइज करती है। इसमें जो भी प्लैनेट बैठा होगा शुरू में ही आपको रिजल्ट देने लग जाएगा। तो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट हो गए, अंदर चले गए, तब आपको कुछ न्यू रियलिटी पता लगेगी। शुरू में ही आपको सब बताने वाली ताकत रखने वाली राशि है। दिन में ही इसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, दिन में किसी से मिलना, मैनिफेस्ट करना इस राशि को हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। इवनिंग के टाइम पे ये राशि जो है फंक्शन अच्छा नहीं कर पाती है, बिकॉज
ये सिरोदय राशि है, दिन में ये बनी रहती है, दिन में ये पावरफुल होती है। जितना आप इसे दिन के टाइम पे रखेंगे आई थिंक उतनी ही पावर आपको इस राशि में से बाहर निकलती हुई, इग्नाइट होती हुई, आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लिब्रा के लिए यहाँ पर हमारे एनालिसिस में हमने कवर करी हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, कि राशियों में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किस तरह से चलता है, क्या कोई संबंध पास्ट से आ रहा है, प्रेजेंट पे है या फ्यूचर पे है, क्यों राशियाँ 3 राशियों को ही देख रही हैं, क्यों, कोई ना कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे भी। तो ये पॉइंट है। और हो सके तो गाइस और राशियों का भी एनालिसिस देखिएगा, टॉरस का, लियो का और एक्वेरियस का, इनका देखना चाहिए आपको। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, मेरे साथ साथ इन राशियों में क्या हो रहा है, क्या ये वाइब्रेशंस मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे टॉरस में अगर कोई पर्सन कोई प्लैनेट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपके लिब्रा को देख रहा होगा, तो वो भी तो प्रभावित करेगा ना आपके संबंधों को। यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस ये प्रभावित करते हैं आपको आपके स्पाउस के चार्ट में, पार्टनर के चार्ट में। इनमें कोई ना कोई प्लैनेट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आत्मकारक, दाराकारक ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे जाके बैठ गई हो। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो वो राशि जो कि अव्यक्त की राशि है, हिडन राशि है, मिस्टिकल राशि है। क्या नहीं सुना होगा आपने इस राशि के बारे में, तो सब कुछ आप जानते होंगे कि ठीक है, रिसर्च की राशि है, हिडन राशि है, मिस्टिकल राशि है। ये राशि वो राशि है जिसमें कि चंद्रमा डेबिलेट होते हैं, जीवन शक्ति जो है डेबिलेट करती है, अटैचमेंट का मूल स्वामी, रस का, प्रेम का मूल स्वामी नीचे आता है, और केतु जो है इग्नाइट होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो इस राशि के थीम है, इस राशि की बातें हैं, इस राशि के थीम है कि सोल कनेक्शंस, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, हिडन कनेक्शन, मिस्टिकल कनेक्शंस, ये मुझे ज़्यादा बनाने हैं। कम्स टू द एन्जॉयमेंट में मुझे इतना बिलीव नहीं रखना है, बट फिर भी इस राशि को इक्वेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है कि भाई ये राशि जो है बहुत एक्सट्रीम के जो पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं या सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं उनकी राशि है। मुझे लगता है ये राशि सोल कनेक्शंस की राशि है। सो यस, सोल कनेक्शंस यहाँ से देखने चाहिए। और यहाँ पे जब दारा कारक आता है, सो दारा कारक इज द प्लैनेट जो कि 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री का है। इट मीन्स कि वो अभी इस राशि के अंदर आया है, वो इस राशि को समझने की कोशिश कर रहा है, इसमें ट्रांजिट कर रहा है, इसके अंदर आगे बढ़ रहा है और इसकी बारीक बारीक डिटेल्स को समझने की कोशिश कर रहा है। जो भी प्लैनेट आपका दारा कारक है, जब भी वो इस राशि में आएगा, चाहे उसके अंदर एनर्जी मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई सा भी प्लैनेट हो, वो इस राशि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। इस राशि की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करके रख देती है। तो यहाँ पे अगर दारा कारक है तो ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म है कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आएंगे, और जितने रिलेशंस यहाँ पे ब्रेक होने की संभावनाएं होती हैं और राशियों में इतने नहीं होती है, बिकॉज यहाँ का मेन कंट्रोलर ही केतु है, यहाँ का कंट्रोलर ही केतु है। यहाँ की वाइब देखिए, हिडन वाइब है, केतु है यहाँ का कंट्रोलर। वो कहता है ब्रेक कराऊंगा और आपको और डीप रिसर्च कराऊंगा। तो ये पर्सन जितने इनके संबंध ब्रेक होते हैं उतना इनका केतु चैनलाइज होता रहता है। केतु चैनलाइज होने से क्या होता है, पर्सन थोड़ा अलूफ होने लगता है, आइसोलेटेड होने लगता है। तो मैं कहूँगा रिलेशन जितने कम बनाए और जितने स्थिर बनाए उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और मून की एनर्जी से थोड़ा सा यहाँ पे बचना चाहिए। द मून की स्ट्रेंथ, मून की एनर्जी से आई थिंक थोड़ा सा बचें, अदरवाइज केतु मून की फाइट होगी। यू विल फील कि भाई विद द पर्सन बट जस्ट नॉट लाइकिंग इट, enjoying there। सो ये एक चैलेंज यहाँ पे बन के बाहर आ जाता है। तो स्कॉर्पियो की सी वाइब रखती है। ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट, आप कह सकते हैं कि लोअर बॉडी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, और इसमें भी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसकी तरफ इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन रहता है। जब यहाँ पे दारा कारक आके बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पुल है, वहाँ कोई खिंचाव है, तो उधर की तरफ खिंचने की एनर्जी आती है। तभी मैंने आपसे कहा कि इस राशि को कहते हैं कि ये सेक्सुअल एनर्जीज़ की भी राशि है, उसकी तरफ भी इसमें खिंचाव होता है। बट मुझे लगता है पवित्र राशि है, अगर इसे पवित्र होकर चलाया जाए तो। और यहाँ पे ये माना जा सकता है कि मून यहाँ पे डेबिलेट कर रहे हैं, मून यहाँ पे नीच के आ रहे हैं, तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये डार्क नहीं तो कुछ ना कुछ स्पॉट जो है वो आपके पर्सन के अंदर ये प्लैनेट देने की निश्चित रूप से कोशिश करेगा, बिकॉज मून को वहाँ कमजोरी हुई है, कुछ ना कुछ छिना है मून के हाथ से। तो कोई कॉम्प्लेक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि कोई कट, मोल, कुछ निशान, ये यहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं पर्सन के अंदर, वहाँ देखने को मिल सकते हैं। सामने वाला जो पर्सन है उसको चंद्रमा से संबंधित इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे कि इसको चंद्रमा से संबंधित इशूज़ हैं, या तो चाइल्डहुड में कोई डिस्टर्बेंस है, या द सेकंड इज मदर से। मैरिज में भी जो प्रपोजल रुकना है, यहाँ पे इन लॉज का बहुत कंट्रोल है, अष्टम भाव है, इन लॉज का कंट्रोल बहुत खतरनाक स्तर पे है, और उसमें भी मदर का कंट्रोल, सामने वाले पर्सन के जो मदर है उनका कंट्रोल यहाँ पे खतरनाक स्थिति में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल क्या वाइब्रेशन इस राशि की हो सकती है, आई थिंक ये राशि किन राशियों को और देख रही है। देखिए वैसे तो स्थिर राशि है ना, तो आपको लगेगा स्थिरता तो है, मेरा पर्सन इधर मूव नहीं करता है, क्यों इतना मूव नहीं कर रहा है, लेकिन दिखाई देगा कि यार ये बहुत मूव कर रहा है। द रीज़न इज स्थिर राशि 4 राशियों को देखती है, तो वो किन राशियों को देख रहा है, आपका पर्सन किन राशियों को देख रहा है आपके बर्थ चार्ट में, वो देख रहा है
1 4 7 10, 7 इसके बगल की राशियाँ नहीं देखेगा, तो 1 4 10 इन 3 राशियों को देख रहा है। अब अपने चार्ट में देख लीजिए ये राशियाँ कहाँ आ रही हैं, जहाँ पे भी आ रही हैं वहाँ से कोई पर्सन उठ के आ सकता है, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा उसकी तरफ इंक्लाइंड रहेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा। लेट्स से मेष राशि फर्स्ट नंबर उठता है 12th हाउस में आ जाता है, कौन सा नंबर हो गया, इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस। उठता है 4 नंबर पे आ जाता है, आसपास के एनवायरनमेंट से, परिवार के आसपास के एनवायरनमेंट से कोई पर्सन उठ के आ सकता है। तो 1 4 10 ये कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, वो आपको काफ़ी बता सकता है, काफ़ी गाइड कर सकता है कि भाई ये जो पर्सन है ये आपको इन इन एरियाज़ की तरफ इंटरेस्टेड है। आपको अपने पर्सन के चार्ट में देखने को मिलेगा कि 1 4 10 के अंदर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट आके बैठ गया है, कोई मेन प्लैनेट, कोई मेन ग्रेविटेशनल पुल उठा और इन राशि में जाके बैठ गया, उसका सप्तमेश यहाँ आ गया, आत्मकारक यहाँ आ गया, दारा कारक यहाँ आ गया। तो ये कुछ ना कुछ एनर्जीज जो है वहाँ पे एड ऑन हो जाएंगी। जितना 1 नंबर 4 नंबर 10 नंबर राशियों में केतु होगा उतना आपका पर्सन जो है डिटैच टाइप का होगा, मीन्स वो एफर्ट नहीं डालेगा चीज़ों में। और जितना वहाँ राहु होगा उतना आप एफर्ट उस पर्सन से उम्मीद कर सकते हो, बिकॉज वो अटैच्ड है इन राशियों की तरफ, वो खिंचता हुआ जा रहा है। अगर आपका सप्तमेश भी इन राशियों में आके बैठ गया तो संबंध कह सकते हैं कि भाई ये मैरिज की तरफ जाने वाले संबंध कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकिंग यहाँ से भी होती है, जैसे हम अगले सेशन के अंदर भी कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है। फीचर्स में जैसा मैंने कहा ये ब्लाइंड राशि है, ये एक्चुअली में ब्लाइंड राशि है। इसका पूरा इंटरेस्ट जो है वो उन ऑर्गन्स की तरफ है जो इसको पुल कराते हैं, जो इसको खींचते हैं। तो ये ब्लाइंड राशि है। इसमें उच्च का कौन हुआ, केतु। केतु इज लाइक हेड ही नहीं उस प्लैनेट के पास। अब आप क्या कहेंगे जिसके पास हेड नहीं है, भाई ब्लाइंड है वो पर्सन, ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ये रेड फ्लैग्स को बहुत सोच समझने वाले, बहुत दिमाग लगाने वाले प्लैनेट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बट वन थिंग इज इनका मंगल पावरफुल मिलेगा, मीन्स आपका जो सामने वाला पर्सन है उसका मंगल जो है वो निश्चित रूप से पावरफुल मिलेगा। बिकॉज योर पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड द ज़ोडिएक साइन मेष कर्क कैप्रिकॉन, मेष कर्क कैप्रिकॉन, मंगल मेष का स्वामी, कर्क में नीच का, कैप्रिकॉन में उच्च का। तो उसको मंगल के चैलेंजेस आ रहे हैं, वायलेंस के चैलेंजेस जो होता है ना, गुस्सा निकल जाना, वो इस राशि के लिए इसीलिए खतरनाक बनता है। बिकॉज गुस्सा, मंगल, वहाँ सामने वाले चार्ट में मंगल आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ऐड से ये कोशिश करिएगा कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे लिए फेवरेबल बन के निकले। अदरवाइज मांगलिक दोष मिलाना एंड ऑल यहाँ पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस ये कहते हैं नहीं क्या होता है मांगलिक दोष मैं नहीं मिलाऊंगा, नहीं वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक मिलाना चाहिए, उससे बहुत कुछ अच्छा पता लग सकता है। कब ये पावरफुल होती है राशि, ये सिरोदय राशि है, सिर शुरू में ही उठा लेती है। तो ये शुरू में ही आपको अपनी बता देंगे कि भाई क्या व्यथा है, क्या व्यवस्था है जो यहाँ चल रही है। और ये पावरफुल होती है डे में, डे टाइम में ये पावरफुल होती है। किन प्लैनेटों को हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं केतु की दशा को, केतु की दशा इज हेल्पफुल दशा, मंगल की दशा इज हेल्पफुल दशा, एंड मून जो है ब्रेकर है, मून ब्रेक करने की कोशिश करता है सामने की तरफ से। मदर या फैमिली हो सकता है कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ब्रेक कर देने की। बिकॉज योर पर्सन जिस राशि को देख रहा है ना स्कॉर्पियो में बैठ के, वो मेष है, वो कर्क है, वो फैमिली की तरफ इंटरेस्टेड है और वो फैमिली का कमांडर है, मतलब फैमिली की बातों को सुनता है, समझता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ से एक सेपरेशन उठ के आ सकता है। ओवरऑल एक अच्छी राशि है। और ये राशि कहाँ रिप्रेजेंट करती है, वेल रिप्रेजेंट तो ये जितने भी मिस्टिकल एरियाज़ है उन्हें करती है। तो अगर पर्सन कहीं से मिलेगा, कहीं से आएगा उठ के, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिस्टिकल एनर्जीज़ की बात होगी कि मिस्टिकल एरियाज से आ सकता है। एंड योर पर्सन इज़ डिमांडिंग कि आप इनिशिएट करें चीज़ों को, बिकॉज वो ऐसी ही चीज़ों को देख रहा है, दृष्ट कर रहा है। इस राशि को अगर आपको सही चैनलाइज करना है गाइस, कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी माला, कुछ भी पहन लीजिए, कुछ भी जो कि सेंस नहीं बनाए दुनिया को आप पहन लीजिए। बिकॉज केतु वही चीज़ें करता है जो दुनिया को सेंस बनाती नहीं है। केतु की बेस्ट रेमेडी यही है कि वो करो जो कि किसी को समझ ही ना आए, वही केतु है जो किसी को समझ ही नहीं आता। अगर हम बात करें सेज की, तो सेज में दाराकारक होना, दाराकार का प्लैनेट 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अभी राशि में आया है, इसके अंदर चल रहा है, इसे समझने की कोशिश कर रहा है। हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, कई कंडीशंस में मैरिज की तरफ हमें ले जा सकता है, बट ऑल द टाइम वो मैरिज की बात कहे ऐसी संभावनाएं नहीं है। बिकॉज ये अभी आपके सेज के अंदर आया है, गुरु की राशि के अंदर आया है। तो गुरु की एनर्जीज हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो है फ्लो करती हुई दिखाई देंगी, हमारे नहीं लेकिन हमारे पार्टनर के अंदर जो है गुरु की एनर्जीज़ की तरफ वो अट्रैक्शन जो है बनता हुआ दिखाई देगा। एंड सजिटेरियस कैसी राशि है, सजिटेरियस मजबूत राशि है। धनु एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग होल्ड को रखती है, धर्म की तत्व की राशि है, फायर एलिमेंट है इसका। तो इसके अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होल्ड निकलता है, ये होल्ड करती है, ये हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो आई थिंक कंट्रोलिंग फैक्टर वेल डेफिनेटली कंट्रोल का फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे आपका पर्सन आपको इंटेलेक्चुअल मीन्स नॉलेज से, किताबों के दम पे कंट्रोल करने की कोशिश, इन्फॉर्मेशन के दम पे
कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो किसी पर्सन के साथ अगर ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन महसूस हो या वो फाइट महसूस हो कि भाई हाँ, यहाँ कोई कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, देन आई थिंक इट लुक्स लाइक कि भाई जो सहज है उसका बैठा हुआ दारा कारक कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रहा है। सहज को भी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करा सकता है प्लैनेट केतु। और यहाँ पर क्या कोई प्लैनेट कमज़ोर होता है? वेल, राहु यहाँ पे बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो राहु का यहाँ पे गिरना है, केतु का यहाँ पे उठाव है। केतु की वजह से संबंध अपने आप सोल कनेक्शन में चले जाते हैं, चाहे आप बैकवर्ड लिंक देखें चाहे आप मत देखें। राहु की वजह से वो दब जाते हैं, तो अगेन द फॉरवर्ड आगे उनका बढ़ना में बड़े चैलेंजेस राहु की वजह से आते हैं। तो जितना हिडन होगा, जितना मिस्टिकल होगा, जितना छुप छुप के वो बनेगा, उतने इसके अंदर रुकने की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो संबंध है वो हिडन फॉर्म के अंदर ना बने। वो एक कोशिश बहुत बेस्ट कोशिश होगी, बिकॉज यहाँ राहु दब जाता है। ये गुरु का हाउस है गाइस, ये गुरु का है, स्वर्ग है ये। और ये याद रखिएगा, ये एक आउट ऑफ दिस टॉपिक है, बट ये 9th हाउस 9 नंबर की राशि स्वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर पर्सन का मिलना इस जस्ट आपके जीवन को कंप्लीट कर सकता है। और पर्सन का दूर जाना या उसके अंदर किसी भी तरह की चीटिंग होना ऐसा महसूस कराएगा कि एक ही संबंध के बाद पर्सन फिर किसी और संबंध में जाने लायक बचेगा नहीं। बिकॉज स्वर्ग से गिरना जैसा होता है ना, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, कोई मेनका आई तपस्या भंग कर दी, तो उन्हें क्रोध आता है भयानक, खुद के ऊपर भी और मेनका के ऊपर भी, कि मैं इतना कमज़ोर कैसे हूँ। तो यहाँ पर्सन को कई बार ये भी क्रोध आता है कि एम आई दैट वीक, मैं इतना कमज़ोर हूँ, ऐसा भी हो सकता है, फील हो सकता है। अब जो भी प्लैनेट इसके अंदर होगा, वो प्लैनेट भी कोई बात कहेगा, राशि भी कोई बात कहेगी, राशि कहेगी थोड़ा बदल जाओ, थोड़ा सोसाइटी के अनुकूल हो जाओ, प्लैनेट कहेगा तुम थोड़ा मेरे अनुकूल हो जाओ। तो इस राशि का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस राशि का ऑब्जेक्टिव है दुनिया को ज्ञान देना, लोगों को ज्ञान देना, प्रकाश लेके आना, समाज को सही रास्ते पे लेके आना। जो भी आपका प्लैनेट इसके अंदर बैठा हुआ है वो यही काम करने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, हो सकता है किसी स्टार्टअप में चले जाओ, किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में चले जाओ, किसी तरह के टीचिंग फील्ड में चले जाओ, किसी तरह के नॉलेज देने के फील्ड में चले जाओ, कि दुनिया को हम ज्ञान दे के रहेंगे, दुनिया को हम समझा के रहेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केतु प्रोमिनेंट है, तो पर्सन के अंदर उसकी स्पीच में केतु प्रोमिनेंट दिखाई देगा। ब्लॉक करना, सेपरेशन एंड ऑल, ये बातें वाइब्स तो बहुत प्रोमिनेंट होंगी। चेहरे पे मार्क होना दिख सकता है, या फिर आप कह सकते हैं बिलो द आप कह सकते हैं कि जो थाइज होती हैं, पैर हैं, वहाँ पे मार्क, तिल, कट, ऐसे कुछ निशान का बनना यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट पोजीशंस पे आ जाता है। ओवरऑल फेस पे, हेड पे, यहाँ पे भी मार्क जो है देखने को इस राशि के अंदर मिल सकते हैं। तो ये कुछ वो फीचर्स हो सकते हैं जिसकी तरफ हम जाएं। बट बॉडी के आउटलुक में आई थिंक स्ट्रॉन्ग बॉडी की होल्ड को, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को, स्ट्रॉन्ग बॉडी को ये राशि रिप्रेजेंट करती है। हाइट में तो इसका बहुत ज़्यादा फोकस है नहीं, बिकॉज ये मध्यम कद की राशि है, बट फिर भी इसका जो फोकस है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के ऊपर है। स्ट्रॉन्ग बॉडी मीन्स आपको दिखाई देगा सामने की केतु है, ये किसी तरह मुझे डरा रहा है, किसी तरह इसका फियर मुझे लगता है। आंखें बड़ी करने की काबिलियत इस राशि के अंदर है, आंखों को ये बड़ी कर सकने की संभावनाओं को रखती है। यहाँ पे बैठा हुआ दारा कारक 3 और राशियों को देख रहा है। वो 3 को नंबर को देख रहा है, मिथुन को, वर्गो को, और वो देख रहा है पाइसेस को। तो मिथुन और वर्गो, इट मीन्स दोनों राशियाँ प्रैक्टिकल कैंप की राशियाँ। वर्गो, मिथुन और पाइसेस, पाइसेस लिबरेशन की राशि। वही मैंने आपसे कहा था, मिल गया कोई पर्सन, लिबरेशन महसूस हो सकता है। मिथुन और वर्गो है, वर्गो मीन्स छठे हाउस की राशि है, तो थोड़ा सा डीले इसके अंदर बन सकता है, कि यहाँ पे डीले जो है संबंधों के अंदर दिखाई दे, कई ईयर तक चले, बट मैरिज की बात आते हुई उनमें वो जो डीले का फैक्टर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकले, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ट्रैवल करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और आई थिंक मिलने की संभावना है, सबसे ज़्यादा जो मिलने की संभावना है इस पर्टिकुलर राशि में, वो है किसी भी तरह के ट्रैवल, ट्रैकिंग, कहीं बाहर आप जा रहे हैं और वहाँ पे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हुई। और आई थिंक पाइसेस इन्वॉल्व हुई है, जिसमें वीनस एक्सर्ट करते हैं, बुध डाउन हो रहे हैं, वीनस एक्सर्ट कर रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे चार्ट में, सामने वाले के चार्ट में प्रोमिनेंट पोजीशन पे आ गए होंगे। दशाओं में वीनस की दशा हेल्पफुल हो सकती है, केतु की दशा हेल्पफुल हो सकती है, बुध की दशा हेल्पफुल हो सकती है। इन 3 प्लैनेटों की दशाओं में सीधी सीधे हेल्प आपको मिल सकती है। कोई पर्सन जो है जीवन में टकरा सकता है। सामने वाले के चार्ट में आप देखोगे मिथुन, वर्गो और पाइसेस, इन 3 राशियाँ सबसे प्रोमिनेंट राशियाँ जो है बन के निकलेंगी। आत्मकारक, दाराकारक, सप्तमेश, कोई ना कोई प्लैनेट इनमें उठ के आके बैठेगा, कुछ बताएगा। द मोर द प्लैनेट, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सन इज, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सन इज, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई वो पर्सन स्ट्रॉन्गर, आई एम द स्ट्रॉन्ग, ही इज़ मोर फाइनेंशियली स्टेबल और आई एम माई। तो सीधा आंसर आपको दिखेगी 3 राशियों को देखने को मिल जाता है। जितनी ये बेटर राशियाँ परफॉर्म कर रही हैं, उतना बेटर पुल उस पर्सन के अंदर आया हुआ है। अगर हम कहें
कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन कैसा फंक्शन करेगी? कैप्रिकॉन इन है, कैप्रिकॉन को समझने की कोशिश कर रहा है। ये वो राशि है जिसमें मंगल एक्सॉल्ट करते हैं, जुपिटर डेबिलेट करते हैं और शनि इसके कंट्रोलर हैं, शनि इसे कंट्रोल करता है। तो शनि से प्लैनेट का सीधा एक संबंध हो गया कि ठीक है आपके साथ सीधा एक कनेक्शन है। तो शनि कैसे प्लैनेट है? कोल्ड है, ड्राई है, थोड़े प्रैक्टिकल प्लैनेट आपको दिखाई देंगे, इनका फियर भी लगता है, निष्काम कर्म करने की राशि है। तो यहाँ पे दारा कारक का आना इंडिकेट करता है कि पर्सन को टुवर्ड रिलेशन एफर्ट डालने होंगे, बिकॉज आपके दारा कारक ने शनि के प्लैनेट को चुना, शनि के कैंप को चुना। इट मीन्स वी गॉट सम कर्मास, यू नो, वी गॉट सम कर्मास विद दारा कारक, वी गॉट सम कर्मास व्हेन कम्स टू रिलेशनशिप, उससे हमारे कुछ कर्मा है और वो कर्मा क्लियरिंग के लिए यहाँ कैप्रिकॉन राशि को चुना गया है। तो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक आपको दिखाई देंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग संबंध दिखाई देंगे। आई थिंक कोशिश करनी चाहिए जितना प्रैक्टिकल हो के आप संबंध को चलाएं उतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। अदरवाइज़ यहाँ मंगल एक्सॉल्ट करते हैं, मंगल के साथ सबसे बड़ी समस्या है मंगल हर चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेता है। मंगल टेक्स इट लाइक अ चैलेंज। तो अगर आपका दारकार का कैप्रिकॉन में है तो एट अ सर्टेन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपको आपका संबंध या तो चैलेंज देखने को मिलेगा या संबंध के सामने बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे और पूरी पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करता है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है कि इन सारे चैलेंजेस को फिक्स करना। तो इस राशि के अंदर रिलेशन को मैरिज में ले जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती हैं, रुकावटें कम नहीं आती। बिकॉज जुपिटर डेबिलेट कर गया, ब्रह्म विवाह का मेन प्लैनेट यहाँ पे आया और उसने अपने आप को डेबिलेट करा लिया। तो अगर आप जुपिटर के साथ हैं कि ठीक है साहब सोसाइटी एंड ऑल चैलेंजेस हम फेस नहीं कर पाएंगे, निकल जाइए यहाँ से। और अगर मंगल की एनर्जीज वाइब्रेंट है आपके चार्ट में तो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पे मिल सकती हैं। कहाँ पर्सन से मिल सकते हैं? प्रोफेशन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ट्रैकिंग, बाहर निकलना, इंट्रोवर्ट होना अच्छा नहीं रहेगा, बुक्स, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट यहाँ से थोड़ा बचिएगा। बट फिर भी यहाँ से संबंध आ सकता है, कमजोर संबंध आ सकता है। द पर्सन जस्ट लाइक नॉट हैविंग द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट मार्स, नॉट दैट वाइब्रेंट एनर्जी कि चैलेंजेस को फेस कर जाए। सो पॉजिटिव जो मंगल की तरफ रहेगा, थोड़ा नेगेटिव होना जुपिटर की तरफ रहेगा। और इस राशि से बैठा हुआ दारा कारक 3 और राशियों को देखेगा, वो 3 और राशियों को एस्पेक्ट देगा। किन किन राशियों को वो देखेगा? वेल दिस ज़ोडिएक साइन इज द कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन चर राशि, चर राशि में बैठा हुआ प्लैनेट स्थिर राशियों को देखता है। 2, 5, 8, 11, 11 नंबर को नहीं देखेगा, 2, 5, 8 को देखेगा, टॉरस को, लियो को और स्कॉर्पियो को। टॉरस और स्कॉर्पियो में मून डेबिलेट करता है, मून नीच का होता है, टॉरस में उच्च का होता है। तो मूड स्विंग्स देखने को मिले नहीं मिले ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि नहीं मिलेंगे। चंद्रमा की वजह से स्विंग्स देखने को मिलेंगे। सामने के पर्सन को हो सकता है कि मदर या फिर वहाँ पे आपकी जो मदर इन लॉ बनने वाली है उनको क्लियर पिक्चर ना हो कि चीज़ों को कैसे चलाना है। न्यू मून, फुल मून के दिन किए गए चंद्रमा के उपाय, मैनिफेस्टेशंस किसी पर्सन को जीवन में बहुत जल्दी लेके आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन बिट आप कह सकते हैं फेयर रह सकता है, बट फिर भी उसके अंदर कुछ वो चंद्रमा की वीकनेस है ना स्कॉर्पियो वाले, वो विजिबल हो सकते हैं। कोई मोल हो गया, कोई मार्क हो गया और वो ऐसा होगा थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आया, यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वह एक्टिवेट हो सकता है। लियो की तरफ भी इस राशि का ध्यान है। तो आपका पर्सन आपसे चाहता है कि आप उसको टॉरस दें, आप उसको लियो दें और आप उसको स्कॉर्पियो दें। तो स्कॉर्पियो मीन्स उसको कुछ ना कुछ रिसर्च आपके पर्सन को पसंद आएगा, जितना आप जो है रिसर्च एंड ऑल के वर्क में है। फैमिली मैन यहाँ पे आपके पर्सन को निश्चित रूप से पसंद आएगा। एंड द लियो इट मीन्स कि एजुकेशन साइड, आई थिंक प्रोफेशन पे मिलना प्रोफेशन में हो सकता है, बट उसकी जो डिमांड है आपसे, उसका जो पसंद आना है वो टॉरस का, लियो का और स्कॉर्पियो का है। ये अपने बर्थ चार्ट में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही हैं। जितना ये 7th हाउस के आसपास, 7th हाउस का लॉर्ड इनमें है, उतना मैरिज में जाने की संभावनाएं जो है प्रबल हो सकती है इस बर्थ चार्ट के अंदर। इन्हीं 3 राशियों में आपके सामने वाले पर्सन का भी कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है। दशाएं अब हमें बताएं कि कौन सी हमें हेल्प कर सकती है। मंगल, प्लैनेट सैटर्न या हमें हेल्प कर सकता है। कम्स टू जुपिटर, बनते संबंधों को थोड़ा दबाने की कोशिश वो प्लैनेट कर सकता है। एक्वेरियस की अगर हम बात करें, और ये पावरफुल कब होती है? पृष्ठोदय राशि है, नाइट के टाइम पे जो है पावर अपनी रखती है, तो नाइट के टाइम में इसकी स्ट्रेंथ बाहर निकलती है। तो नाइट के टाइम में किए गए मैनिफेस्टेशन या उपाय, दैट ऑल्सो स्पेसिफिक टू चंद्रमा, चंद्रमा के उपाय बहुत हमें हेल्प कर सकते हैं किसी संबंध को चलाने में, सस्टेन करने में और बनाए रखने में। कम्स टू एक्वेरियस, अगर एक्वेरियस की बात करें तो ये वो राशि है जो शनि की मूल त्रिकोण है। राहु यहाँ पे बहुत प्रबल हो जाते हैं, राहु इसके को लॉर्ड बन जाते हैं। और मैं कहूँगा इस राशि के अंदर सकाम कर्म है। शनि की 2 राशियाँ हैं, एक निष्काम है, एक सकाम है। तो सकाम मीन्स यहाँ पे पर्सन जो है फिल्टर करता है कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए नहीं चाहिए। जब दारा कारक आपका इस राशि में आके बैठा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 7 डिग्री का प्लैनेट, कम डिग्रीज है जिसकी, तो इस राशि को उसने प्रमुखता दे दी, इंपॉर्टेंस दे दी। इस राशि के एलिमेंट को इंपॉर्टेंस दे दिया। एलिमेंट क्या है? सकाम, फिल्टर करना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द एनर्जी। दाराकार का सेटिंग इन एक्वेरियस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन योर लिबरेशन। मोक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि आप उसको, मतलब इस जीवन में आपको कई संबंधों को सहन करना होगा। सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ तो वह कई संबंधों को देखना होगा इस जीवन के अंदर।
और हो सकता है ऐसे देखना हो कि भाई ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। इन्हीं वाइब्रेशन पे अटक जाएँगे बार-बार संबंध। कुछ ना कुछ आपको ऐसा पता लगेगा, अरे यार ये चीज़ से बचना है, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना है। तो यहाँ ये मेन चैलेंज संबंध में बन के निकलता है। ओवरऑल तो राहु को लॉर्ड है, तो काम की कोई कमी नहीं, अटैचमेंट की कोई कमी नहीं, बट उस अटैचमेंट का एक रोल है। दैट रोल इज़ द मोक्ष, कि यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ हमें चाहिए या इससे हमें दूर होना है, निकलना है। अब अटैचमेंट की बात हो गई, को लॉर्ड राहु हैं तो उनकी बात हो गई, शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो प्लैनेट सैटर्न विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कौन सी वो दशाएँ हो सकती हैं जो आपको हेल्प करेंगी? आई थिंक सैटर्न की दशा हेल्प कर सकती है, राहु की दशा हेल्प कर सकती है, और यहाँ पे बैठा हुआ धारक का स्थिर राशि है। किन राशियों को देख रहा है? चर राशियों को देख रहा है। किन-किन राशियों को देख रहा है? 1, 4, 7, 10। 10 को देखेगा, नहीं देखेगा, बगल की राशि है। तो 1, 4, 7 को वो देख रहा है। मेष को, कर्क को और तुला को। तो मेन समस्या मंगल यहाँ पे बन के निकलती है। कौन निकलती है? मंगल। मेष, कर्क, उच्च की राशि कैप्रिकॉर्न विजिबल ही नहीं है, दिख ही नहीं पा रही है। तो मंगल इज़ द मेन इशू, मेन चैलेंज। मंगल फीमेल के लिए अगर धारक का सेटिंग इन एक्वेरियस है तो रीडिंग इस तरह जाएंगी कि मेल एनर्जी से थोड़ा बचिएगा। मेल में भी आपसे जो कम एज की मेल एनर्जी है उससे थोड़ा बचिएगा। हो सकता है वो ऐसी हो, ओवर पैम्पर्ड मेल एनर्जी हो, आप पसंद नहीं आएगी। और मेल के लिए अगर कोई रीडिंग है कि आप मेल हैं और आप देख रहे हैं एक्वेरियस के अंदर आपका कोई प्लैनेट है धाराकार का बैठा हुआ है, तो द रीडिंग गोज कि भाई यहाँ पे मंगल जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। चाइल्ड इशूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं पार्टनर को, या हो सकता है उसके काफ़ी आपको ट्रॉमेटिक इशूज़ देखने को मिले कि भाई पिछले समय में बहुत सारे मेल एनर्जी से उसको इशूज़ रहे हैं। तो इस तरह से रीडिंग्स जो है थोड़ी बदल जाती हैं, थोड़ी चेंज हो जाती हैं। ओवरऑल यही 3 राशियाँ हैं जिनको वो देख रहा है। तो इन 3 राशियों में जितने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं उतना आपके प्लैनेट पर्सन का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बन के निकलेगी। और इन राशियों को हम आगे और कवर करेंगे जिससे हमें पता लगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किस वाइब्रेशन के ऊपर हमारा संबंध जो है वो चल रहा है। D9 में देख लीजिए ये राशियाँ कहाँ पे फॉल कर रही हैं। जितने अच्छे हाउसेज में फॉल करेंगी उतना बेटर संबंध जो है हो सकता है। अगर इसमें सप्तमेश बैठा है या नवमांश लगन मेष, कर्क या तुला हो जाती है तो बहुत पावर हो जाती है, बहुत पावर हो जाती है कि धाराकारक रिलेशन से मैरिज में चार्ट को ले जाए। दशाएं हमें देखनी होंगी, राहु की, शनि की हेल्प करेंगी। तो ये बातें हैं। एक्वेरियस में छाया रहती है, शैडो रहती है। ये भी एक एक्वेरियस की कहानी है कि इसमें एक शैडो रहती है, उसको हम कभी आगे कवर करेंगे। पानी निकलता हुआ है इसमें से, तो अपॉर्चुनिटीज़ जाती रहती हैं। पर्सन को एट लेटर स्टेज ये ज़रूर महसूस होता है एक बार कि बहुत से संबंध थे जो आए जो चले गए, आए जो चले गए, वो यहाँ पे एक साइकिल की तरह महसूस होता रहता है। ओवरऑल ये राशि कैसी है? सिरोदय राशि है, सिर से राइज करती है, तो इसका फ्रंट पहले राइज करता है। मुझे लगता है ये बातों को बताने वाली राशि है, कुछ हाइड इतना ज़्यादा ये नहीं करके रखते हैं। और पर्सन यहाँ पे शुरू में डिसीजन लेता है भाई ये चलाना है या नहीं चलाना है। दिन में बली होती है तो मैनिफेस्टेशन भी अगर करें तो दिन के टाइम में उन्हें करने की कोशिश ज़्यादा करें। ओवरऑल ये किस एरिया को, किस पावर को रिप्रेजेंट करती है? वाटर पोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो वाटर के आसपास के एरियाज़ पे इस राशि का प्रभाव होता है। बाहर भी जाएँ तो इन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा जाएँ, वहाँ से आई थिंक कोई संबंध मिलने की संभावनाएँ बैठ सकती हैं। ओवरऑल तो हम इसको आई थिंक कह सकते हैं कि ये राशि बहुत हेल्पफुल नहीं है कम्स टू द रिलेशन और मैरिज, बट या ये बहुत गहरा आपके जीवन में बना हुआ कोई वो त्रास है कि भाई संबंधों को मुझे समझना है ताकि मेरा मोक्ष हो पाए, लिबरेशन हो पाए। लिबरेशन में भी हम अटके कहाँ? हम अटके इस धाराकारक पे। पाइसेस, लिबरेशन, मोक्ष, धाराकार का 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, बहुत कम डिग्रीज़ हैं जिस प्लैनेट की राशि में अभी आया है, इसे समझने की कोशिश कर रहा है। इस राशि की मूल ऊर्जा किसके पास है? गुरु के पास है। उच्च के यहाँ शुक्र होते हैं, नीच के यहाँ बुध होते हैं। क्यों नीच के होते हैं? बुध यहाँ ब्रेन लगाते हैं, शुक्र यहाँ डिवोशन डाल देते हैं। तो इस राशि का कॉल है, डिवोशन डाल के रखोगे बहुत अच्छी तरह चल जाएगी। अगर आपने इसमें ब्रेन डाला, एनालिसिस डाला, तो ये राशि फंक्शन आउट नहीं कर पाएगी। गुरु से हर प्लैनेट आके सामंजस्य स्थापित करता है। आपका धाराकारक आया, उसने गुरु से पहले बात करी, बिकॉज गुरु, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ दिस ज़ोडिएक साइन, तो उसने इससे एंट्री मांगी है। तो गुरु एंट्री किस प्लैनेट को देंगे? वो उसको देंगे जिसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल वाइब्स ज़्यादा हैं, इमोशनल वाइब्स ज़्यादा हैं, जिसके अंदर फेमिनाइन वाइब्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मून, वीनस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। मार्स और सैटर्न के फेज में अर्थ से कि ये धाराकारक बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड द ओनली इशू इज़ कि जुपिटर के साथ इनका सामंजस्य नहीं हो पाना। तो इनके अंदर एनर्जी ऐसी होती है कि भाई ये एक्सट्रोवर्ट होना चाहते हैं और गुरु एक इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है। तो ये एक मेन चैलेंज निकल के आता है जुपिटर का, और उसको आप दूसरी तरह से समझेंगे तो रिलेशन को मैरिज में बनाना इन प्लैनेटों के लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। रिलेशंस में इश्यूज, चैलेंजेस आपको सोसाइटी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। दैट आल्सो द फ्रॉम द फेमिनाइन साइड ऑफ सोसाइटी, कि सीधा सीधा एग्रेशन नहीं हुआ, बट हाँ मतलब इमोशनल चैलेंजेस देखने को मिले जिससे चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। ये राशि किस पॉइंट पे आती है? ये एकमात्र राशि है जो कि उभयोदय राशि है, दिन में भी और रात्र में भी दोनों टाइम पे बली रहती है। तो इसमें जो भी प्लैनेट आता है उसके पास स्ट्रेंथ होती है, वो चाहे दिन में मैनिफेस्ट करे चाहे रात में मैनिफेस्ट करे, दोनों टाइम पे ये चलते हैं। तो यहाँ पर क्या पर्सन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, एक्सट्रीम का ध्यान है। पिछले समय में मोक्ष होना
जाना था, बट मोक्ष में मेन रुकावट जो है ये दारा कारक बन गया। पॉजिटिव हो सकता है पर्सन के साथ आप मिले, सोल कनेक्शन आपको मिल जाए अगर वो डिवोशन है, अगर डिवोटेड है। और नेगेटिव हो सकता है अगर वो डिवोशन या बुद्धि ज़्यादा लगा दी, डिवोशन नहीं डाला, और या फिर कोशिश कर रहे हैं समझने की क्या है क्या है क्या है, तब भी यहाँ थोड़ा नेगेटिव वो प्ले कर सकता है। उभयदाय राशि है, दोनों टाइम पे वर्क करती है, दोनों तरफ से राइज करती है। और अगर पर्सन से मिलने की बात करें तो जितना वाटर, जितना डिवोशन डलेगा उतना बेटर है। तो इंडियन कल्चर में तो बेस्ट है कि आप जो है लॉर्ड कृष्णा, मथुरा, वृंदावन इनकी तरफ रहें। और वेस्टर्न कल्चर में आई थिंक इट इंडिकेट कि आपको जो है वाटर एलिमेंट के आसपास रहना चाहिए। जितना वाटर एलिमेंट के आसपास रहोगे, वाटर के साथ रहोगे, उतने ज़्यादा संबंध अपनी तरफ पुल कर सकते हो, खींच सकते हो। अगर पर्सन के अंदर कहीं भी बुद्ध की एनर्जी दिखाई देती है तो थोड़ा सा बचना चाहिए, बिकॉज बुद्ध जस्ट नॉट परफॉर्म्स वेरी वेल इन द पाइसेस। वो इसमें परफॉर्म नहीं करता। एक तो हमारा दारा कारक, एक कमजोर प्लेनेट जो भी आया है चीज़ों को समझ रहा है, अगर वो कमजोर प्लेनेट के साथ और हो गया तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा ना। एक तो हमें कहीं जाना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी है उससे हमारी दुश्मनी है। शुक्र जिसके पास गाड़ी है, यहाँ पे शुक्र के पास गाड़ी है। शुक्र ब्यूटी है, शुक्र डिवोशन है, शुक्र ट्रू प्रेम है। और शुक्र बहुत चीज़ों को नहीं समझता है पाइसेस में। और या यही चीज़ें जो है यहाँ पे हमें हेल्प कर सकते हैं टू मीट और टू कनेक्ट करने में, मिलने में। ओवरऑल गुरु की राशि है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आई थिंक शुक्र तो टेम्पल्स, और वो भी ऐसे टेम्पल्स जहाँ पे प्रेम, रस, संगीत ये ज़्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस राशि में प्ले करेंगे। बुध कम रोल प्ले करेंगे तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आप कहें कि बहुत कोई पढ़ाकू है, कोई उसमें ही लगा रहता है दिन भर, कोई बुकिश पर्सन है, कोई बुक टाइप का पर्सन मिल गया, उससे ये बहुत ज़्यादा नई रिजल्ट को निकाल के ला सकते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट 3 राशियों को देखता है, मिथुन को, वर्गो को और सजिटेरियस को। तो समझ सकते हैं बुद्ध की एनर्जी की तरफ वो देख रहा है, सहज गुरु की तरफ वो देख रहा है। तो पूरी तरह इंटेलेक्चुअल कैंप पे चलती है। कोई भी ऐसा नहीं काम करेंगे आपके पर्सन जो कि लाइन स्टाफ है, बाहर जाके कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हैं, तो वो हो सकता है। और मिथुन है, वर्गो है और आप कह सकते हैं सहज है, 3 राशियों की तरफ दृष्टि है। तो ये 3 राशियां हमारे सामने वाले पर्सन के चार्ट के अंदर कहीं प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो सकती हैं। वहाँ आत्मकार का, धाराकार का इनके अंदर होने की संभावना है। अगर हमारा सप्तमेश इन राशियों में आ गया है या फिर नवमांश की लगन इन राशियों से राइज कर रही है, तो भी एक संभावना बनती है कि भाई संबंध जो है मैरिज की तरफ मूव कर सकता है। और या इतनी बातें हम इस सेशन के अंदर कर सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किस तरह का संबंध है उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन को लेके आएंगे, तो उसके लिए आप कनेक्ट बनाए रखिएगा। और कोई पॉइंट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो एक फॉर्म आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं मिलता है अगर फॉर्म तो आप इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ट्राई टू एक फॉर्म हम ऐड कर दें तो आप हमें बता सकते हैं कि भाई हाँ, हमारा ये कुछ संबंध था, ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं थी और इस दशा, इस व्यवस्था के अंदर वो बना। जैसे यहाँ पाइसेस में वीनस की दशा हेल्पफुल हो सकती है, वीनस की अंतर दशा हेल्पफुल हो सकती है, जुपिटर हेल्पफुल हो सकता है, बुध जैसे ही आएगा संबंध को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर करा है। आने वाले सेशन में और बहुत कुछ कवर करेंगे और उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद योर चैनल। थैंक यू गाइस।